गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि ये वीडियो इतना लेट आ रही है। असल में हुआ क्या था, वीडियो तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो ही गई थी, बस 2-4 चैप्टर्स और रिकॉर्ड करना बाकी थे। एंड तभी मुझे कॉल आता है कि मेरी नानी की डेथ हो गई, जो सुनने के बाद पूरा परिवार एकदम से टूट सा गया था। हमें से ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो सडनली हम सबको छोड़कर चली जाएंगी इस तरीके से। बट वो कहते हैं ना, जाने वाले को आखिर कौन ही रोक सकता है। फिर यही वजह थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट अब जो है माहौल थोड़ा सा शांत है और अब जाकर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है रिकॉर्ड करने का। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसी पर्पज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बस मुझे यही कहना था। ओके, सो एंजॉय द वीडियो। सो किंग ऑफ द अरेना के पार्ट 11 में तुम सभी का स्वागत है होमी। तो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था उसे जाने दो यार, इस पार्ट में जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। अब कोई कमेंट में आकर ये मत बोल देना कि व्यूक का डायलॉग चुरा लिया तूने साले। देखो, अगर ये डायलॉग व्यूक ने ना भी बोला होता ना तब भी मैं ये बोलता, बिकॉज इस पार्ट में जो होने वाला है वो देखने के बाद तुम उछल जाओगे। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं ये आग पढ़ रहा था तब खुद मुझे पढ़ते गूज़बम्प्स आ रहे थे भाई बार बार, और मुझे इतना मजा आ रहा था जितना कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक नहीं आया। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भूल कर भी इसको स्किप मत कर देना। तो खैर, हमने लास्ट पार्ट में देखा था फोर्थ एफिलेट की तबाही को, जहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी थी जो कि हमें रिवील नहीं हुई थी, और आज वो सभी चीजें इस आग में रिवील्ड होंगी। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में टाइसन, मारियो और टेंकाई का फोटो देखा था, और उसके अंदर एक चौथा पर्सन भी था, और वो कौन था वो हमें इस पार्ट में पता चलेगा। और तो अभी जो हमने आग कवर करी थी वो थी फिफ्थ एफिलेट और फोर्थ एफिलेट, और वो दोनों ही तबाह हो चुकी हैं। और अब जो ये आर्क जो हम आज कवर करेंगे वो कोई एफिलेट आग नहीं है, बल्कि वो सीधा है बाइक्सन ग्रुप की तबाही। तुमने सही सुना, इस आग का नाम है द एंड ऑफ द बाइक्सन ग्रुप, यानी कि अब कोई एफिलेट नहीं आने वाली है, बस एक ही एफिलेट बची है, वो है इनकी थर्ड और वही लास्ट होने वाली है। और इस एफिलेट को जो है हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, बिकॉज अब जो है सीजन के सिर्फ 17 चैप्टर्स ही बचे हैं, और तो 15, 16, 17 ये तीनों ही पेड हैं पढ़ने के लिए, और इन पार्ट्स को मैंने पैसे देकर पढ़ा है। गाइस, एक दिक्कत आने वाली है कि 15, 16, 17 के जो है मैं तुम्हें पेनेंस नहीं दिखा सकता, यानी कि जब हम उसे कवर करेंगे तब तुम्हें वॉइस ओवर ही सुनना पड़ेगा। बट फिर भी तुम्हारा भाई इतना बड़ा जुगाड़ू है, कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेगा यार। तो खैर, वो बात की बात में देखा जाएगा, अभी हम जरा इसे कवर करते हैं। तो खैर, अभी हमारी ये आग शुरू होती है उसी दिन की रात से जब जिन वर्सेस गिल्सू हुई थी। अभी हम आते हैं अरेना पर, जहाँ पर गिल्सू अकेला खड़ा होकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है कि वो पहले क्या हुआ करता था और अब अरेना ने उसको क्या बना दिया है। जिस अरेना से वो एक टाइम पहले डरा करता था, उसी अरेना ने आज उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और तो वो उन्हीं दिनों को याद करके काफी खुश हो रहा होता है। तभी जेंग उससे आकर बोलता है कि भाई अरेना बंद हो गया और तू अब भी यहाँ पर क्या कर रहा है। गिल्सू उसे बताता है कि वो बस यहाँ पर आकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था कि वो पहले क्या हुआ करता था और अब वो क्या है। और इसीलिए वो फिर जेंग को थैंक्स बोलता है, बिकॉज वो बंदा जेंग ही था जिसने उसको पूरी तरीके से चेंज करा है, वरना वो तो जा रहा था स्कूल को छोड़कर। बट जेंग उसे बोलता है भाई मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अरेना को क्रिएट करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था और मैंने बस वही किया है। एनीवेज, तू आज काफी अच्छा लड़ा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुझे स्टूडेंट मार्शल के लिए रिकमेंडेड कर दूं। जो सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है और वो समझ जाता है कि जेंग आखिरकार उसकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देन गिल्सू जेंग से बोलता है कि मैं स्टूडेंट मार्शल बनना चाहूंगा अगर मैं कामयाब हो पाया तो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बाइक्सन ग्रुप YMGI के लिए फिर से थ्रेड बने। जो सुनकर जेंग उससे बोलता है अबे तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सबके लिए स्टूडेंट मार्शल ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, इसीलिए हम बहुत जल्द उनसे छुटकारा पा लेंगे। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, और हम आते हैं जरा फोन इवेंट नाम के एक शॉप पर, जहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो एक बंदे से पूछ रही होती है कि वो आखिर उसकी क्या हेल्प कर सकती है। देन वो बंदा उसे बताता है कि असल में उसने उनका सोशल मीडिया पर एक एड देखा था प्रॉक्सी डिपॉजिट के बारे में। देखो गाइस, ये प्रॉक्सी डिपॉजिट के बारे में मुझे काफी सर्च करना पड़ा था, तब जाकर मुझे गूगल बाबा से कुछ मिला कि प्रॉक्सी डिपॉजिट असल में एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है, जहाँ पर आप किसी के भी नाम पर पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि इसका यूज आप तब कर सकते हो जब आप खुद से अकाउंट नहीं खोल सकते हो, जैसे कि माइनर्स हुए। तो बस इतना ही था जो मुझे प्रॉक्सी डिपॉजिट के बारे में पता चला है, बिकॉज और पता करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब मैं इसके बारे में पता करने गया तब इतना सब कुछ लिख कर आ रहा था कि सब कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से आ रहा था, इसलिए जो हो सका बस मैंने वो बता दिया। तो अगर अभी प्रॉक्सी डिपॉजिट सुनने के बाद उस लेडी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, बस तुम यहीं से समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। और अभी वो लेडी उसको कहीं लेकर जाने लगती है, और इस वक्त ये लोग किसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, और तो वो लड़का इतनी ऊपर से नजारे देख रहा होता है नीचे के जैसे उसने कभी देखे ना हो, जिस वजह से वो लेडी उससे बोलती है भाई बेवकूफों की तरह पेश आना बंद कर, अच्छे से पेश आ, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो बंदा उस लेडी से पूछ रहा होता है भाई क्या मतलब है आपका, बट वो लेडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, और फिर उसे एक रूम में लेकर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मारिया को। ओह माय गॉड भाई, मुझे कब से सीन का इंतजार था। वेल, अभी मारिया उस बंदे से उसका नाम पूछती है, और वो बंदा अपना नाम बताता है यून हियोक ली। ली मारिया को बता रहा होता है कि उसने कुछ पैसा उधार लिया था और वो उसे चुका नहीं पा रहा। देन जो लोन शार्क के बंदे थे उन्होंने इसको यहाँ आने को कहा, और अभी मारिया का बॉडी गार्ड भाई कसम से, वो ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई, मुझे लग रहा है जो इसका असिस्टेंट है ना भाई, इसके तो मजे मजे होंगे भाई। यहाँ पर मुझे अभी असिस्टेंट बनना है, बन जाऊंगा भाई, फ्री में बनूंगा असिस्टेंट। तो अभी जरा खुद पर कंट्रोल करते हुए हम जरा कंटिन्यू करते हैं हमारी मांगा को। तो अभी जो मारिया का सेक्रेटरी होता है वो मारिया के सामने उस बंदे की फाइल लाकर रखता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ली असल में एक माइनर है और ऊपर से ये YMGI का स्टूडेंट है। तो अभी मारिया उससे बोल रही होती है कि तूने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी प्रॉक्सी डिपॉजिट के थ्रू, जिसका इंटरेस्ट मिलाकर बन रहा है सेवरल मिलियन वोन्स से भी ज्यादा, यानी 1000 से भी ज्यादा। भाई इतना खतरनाक
लाख इंटरेस्ट कौन लगाता है? और अगर साला इंटरेस्ट इतना लग रहा है तो इस साले ने उधार कितना लिया होगा? मारिया उससे बोल रही होती है कि अगर तू इसे 1 महीने के अंदर पे नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट तुझे उन लोगों को 10 मिलियन वॉर्म्स तो पे करना ही होगा। ली उसे बोलता है हाँ भाई यही बात है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देन मारिया बाहर आते हुए उससे बोल रही होती है यार तेरा लुक भी इतना अच्छा है नहीं, और अगर तू स्मार्ट होता तो तू कर्जे में ना होता। यानी कि मारिया उसके मुंह पे बोल रही है ना ही तू स्मार्ट है और ना ही तेरे अंदर दिमाग है, तू एक नंबर का चूतिया है। तो अभी मारिया उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे पूछ रहे होते क्या तू स्ट्रॉन्ग है? एंड ब्रो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, स्मैश 10 टाइम्स। और तो अभी मारिया ली के कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है, इसीलिए ली उससे ब्लश करते हुए बोल रहा होता है कि हाँ भाई मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं वो सब करूंगा जो आप मुझे करने को कहोगी। जो सुनते ही मारिया हंसते हुए अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि इसे हमारे प्लेग्राउंड में लेकर जाओ। फंस गया भाई, ये बंदा फंस गया, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी प्लेग्राउंड देखे बाइक्सन ग्रुप के वो सभी कोलोसियम ही थे। और तो मारिया ने उससे यही पूछा है कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो अब क्या होने वाला है इस बंदे के साथ अब वो देखते हैं। बट मैं उससे पहले तो मैं बता दूं कि इस बंदे का नाम हमें मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसे सिल्वर नाम दे रहा हूँ। हाँ, इसके बालों को देखकर। तो कह रहा अभी सिल्वर ली को उनके प्लेग्राउंड के लिए लेकर जा रहा होता है, और तो ली उससे पूछ रहा होता है कि भाई आगे प्लेग्राउंड में लोग करते क्या है, क्या मैं अपना काम चेंज कर सकता हूँ अगर वो मुझे सूट ना हुआ तो? जो सुनकर सिल्वर उससे हंसते हुए बोलता है भाई तुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिकॉज यहाँ पर तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर जिसके लो चलते हैं वो सिर्फ मिस मारिया है और वही है जो इस पूरी जगह को चलाती है। जो सुनकर ली एकदम से शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि मारिया इस पूरी बिल्डिंग को चलाती है। तभी सिल्वर उसे बताता है बेटा पूरी बिल्डिंग नहीं, ये पूरा स्ट्रीट ही मारिया चलाती है। व्हाट द हेल, इतना बड़ा स्ट्रीट मारिया अकेली चलाती है। एंड होल्ड अ सेकंड, मुझे अभी अभी एक बात हिट हुई। फोर्थ एफिलेट के अंदर टेंकाई ने बोला था कि टायरॉन के चले जाने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, और उस वक्त मारिया ने उससे बोला था कि इतना सारा बिजनेस होने के बाद भी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्यों फेस करना पड़ रहा है। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बट अब जाकर मुझे समझ में आ रहा मारिया क्या कहना चाह रही थी। वाकई में आखिर इतना सब कुछ होने की वजह से इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे फेस करना पड़ गई? भाई पता नहीं इनका डेली का खर्चा कितना होगा। और अभी सिल्वर के मुंह से ये सुनने के बाद ली का मुंह ही फट गया होता है। तभी सिल्वर उससे बोलता है बेटा जरा जल्दी कर, हमें तेरे कपड़े भी चेंज करना है, बिकॉज यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है। और ये बोलते वो ली को लेकर आ जाते कैसीनो के अंदर। ब्रो भाई कितना पैसा छाप रहे हैं ये लोग यहाँ पर। और हाँ, मैं कैसीनो बोल रहा हूँ फॉर सम रीजन। और अभी ये देखकर ली का मुंह फिर से खुल गया होता है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या ये गैम्बलिंग की जगह है? सिल्वर उसे बोलता है ना मुन्ना ना, ये कोई गैम्बलिंग की जगह थोड़ी ना है, ये तो असल में स्टेट की सोने की गाय है। एंड वेलकम टू द प्लेग्राउंड। तो ये है इनका प्लेग्राउंड कैसीनो, यानी यहाँ पर कोई कोलोसियम नहीं है। और अभी सिल्वर ली से बोल रहा होता है बेटा आज से तो यहाँ पर काम करना है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पैसे हार हार कर थक गया होता है और इन लोगों पर गुस्सा उतार रहा होता है। वो उन्हें धमकी दे रहा होता है कि वो लोग उसके साथ स्कैम कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने बंदों को बुला रहा है। जो सुनते ही सिल्वर उसका सर पकड़कर उसको टेबल पर चिपका देता है। सिल्वर उससे बोलता है बेटा तुझे पता है ना अगर तू प्लेग्राउंड के अंदर हंगामा करेगा तो क्या होगा? जो सुनते ही वो बंदा बोलने लगता है भाई ठीक है समझ गए। और फिर सिल्वर ली से बोलता है कि बेटा आज से तेरी यही जॉब है, तुझे प्लेग्राउंड में बस शांति बनाए रखनी होगी और कुछ नहीं। जो सुनते ही ली के पसीने छूट जाते हैं और तभी उन दोनों की नजर पड़ती है दो लोंडों पर जो कि इस वक्त प्लेग्राउंड से पैसे चुरा कर भाग रहे होते हैं। देन सिल्वर ली से बोलता है कि बेटा ये रहा तेरा पहला टास्क इनको पकड़ने का। और तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है ली वहां से डर के भाग गया होता है। जो देखकर सिल्वर एक स्माइल करते हुए बोलता है बेटा तुझे क्या लगता है तू मुझसे भाग सकता है? सो लेट्स सी कि तू कितना दूर जा सकता है। और अभी हम आते हैं ली पर जो कि इस वक्त फुल स्पीड में भाग रहा होता है डर कर। और तो अभी दौड़ते हुए वो यही सोच रहा होता है कि भाई जितना वो लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं मैंने तो उसका बस 10वां हिस्सा ही लिया था, और ये सारे लोगों का लोन चुकाने के बहाने उनको फोर्सफुली ऐसा काम करवा रहे हैं। और तो अभी वो दौड़ते हुए कॉफी शॉप के अंदर आकर बैठ जाता है और वो यही बोल रहा होता है उससे कि जितना हो सके उसे स्ट्रीट से दूर रहना होगा। और अभी उसने कॉफी शॉप के अंदर आकर एक आइस अमेरिकन ऑर्डर करी होती है और तो कॉफी शॉप वाली की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और अभी हमें पता चलता है कि ली असल में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने आया था, और वो जिन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था अभी वो उनको बताने जा रहा होता फोन करके, तभी वहाँ पर स्ट्रीट के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। जल्दी से उनको धक्का देकर कॉफी शॉप के बाहर आता है और तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ। और तो उन्हें कैसे पता चला इस कॉफी शॉप वाली की वजह से। और ये बात ली को भी समझ में आ गई होती है, बिकॉज सिल्वर ने उससे कहा था कि ये पूरी जगह ही मारिया ही चलाती है। और क्योंकि अभी ली जमीन पर गिरा होता है इसीलिए वहाँ पर एक बनी आकर उसे उठाने लगता है। और तभी वो बॉडीगार्ड कॉफी शॉप से आते हुए उस बनी से बोलते कि उसे जाने मत देना। जो सुनते ही वो बनी ली का कोट पकड़ लेता है और ली अपना कोट छुड़ाकर ही वहाँ से भागने लगता है। और अभी उन बॉडीगार्ड के साथ साथ वो बनी भी उसके पीछे पड़ जाता है। देन हम आते हैं एक बंदे पर जिसको इस वक्त ली का कॉल आ रहा होता है। वो अंदर जैसे ही ली का कॉल उठाता है ली उससे बोल रहा होता है भाई यहाँ पर कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। उस बंदे को बता रहा होता है कि उसने उनका हाइड आउट ढूंढ लिया है, बट जो उनका ग्रुप था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा निकला और तो वो यहाँ पर खुद का एक स्ट्रीट चला रहे हैं। देन वो बंदा ली से पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, वो जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाएगा। बट ली उस बंदे को कुछ बता पाता उससे पहले ही वहाँ पर सिल्वर आ जाता है और वो ली को पकड़ लेता है एंड फोन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं उस बंदे को जो कि इस वक्त ली से बात कर रहा था वो असल में और कोई नहीं बल्कि अपना जॉन हाइंगी था, यानी कि जो अपना ली है वो असल में एक स्टूडेंट मार्शल है और वो जॉन हाइंग था जिसने वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था। और अभी एक स्टूडेंट मार्शल जॉन हाइंग से पूछ रहा होता है ली के बारे में। जॉन हाइंग उनसे बोलता है कि प्लान में चेंजेस आ गए, जल्दी से जाकर जिंग को बताओ बिकॉज हम जा रहे हैं बाइक्सन ग्रुप से लड़ने के लिए, वो भी अभी। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल सुपर जो कि जोंगमिन के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया होता है बिकॉज वो आज रात को फाइनली मिजेन को प्रपोज करने वाला है और इसीलिए जोंगमिन ने उसके लिए इतना सब कुछ खरीद लिया होता है। भाई देख रहे
रहे हो? हालांकि मुझे पता है कि उसने गिल्सो के पैसे से ही खरीदा होगा, बट फिर भी हेल्प तो कर ही रहा है ना हमारा लोंडा। और वहीं गिल्सो, उसको तो साला खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो तो यही बोल रहा होता भाई मुझे नहीं लगता कि मीजन को बताने के लिए सही टाइम है। जो सुनकर जोंगमिन उस पर भड़क जाता और बोलता उससे साले उस लड़की ने तुझे गिफ्ट दिया और जितने भी हिंट तुझे चाहिए तो सभी उसने दे दिए, फिर किस बात की टेंशन है तुझे? जोंगमिन इस वक्त मीजन की दी हुई विसल के बारे में बात कर रहा होता है, बट वो सही है बिकॉज जब कोई लड़की आपको एक ऐसी चीज देने के लिए रेडी हो जाए जो कि उसके लिए एक लकी चार्म है तो फिर क्या ही हो सकता है। तो खैर गिल्सो इस बारे में पाक और जिन से ही पूछने का ट्राई करता, बट उन दोनों को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। पाक जो यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया होता है इनके साथ, और वहीं जिन उससे सीधा बोल देता भाई तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो फिर क्या दिक्कत है। जो सुनकर जोंगमिन भड़क जाता है कि सालो आज रात को फाइनली गिल्सो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछने जा रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जो सुनकर जिन उससे बोलता साले ये उसकी प्रॉब्लम है तो तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जो सुनकर फाइनली हमें जोंगमिन से पता चलता है कि वो आखिर ये सब कर क्यों रहा है। जोंगमिन उन्हें बताता है कि अगर ये सारी ट्रिक मीजन के ऊपर वर्क कर गई तो जब कभी उसे किसी लड़की के साथ डेट पर जाना होगा तो वो ये ट्रिक्स को वहाँ अप्लाई करेगा। भाई देख रहा हो ये बंदा गिल्सो की हेल्प कर रहा है खुद के मतलब के लिए, और मैं साला इसको अच्छा समझ रहा था। वेल अच्छा तो है हमारा लोना। तो खैर ये सुनते हमारे दोनों लोग ने वहाँ से जाने लगते बिकॉज उनको नहीं है इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट। देखकर जोंगमिन उनसे बोलता भाई तुम कैसे फ्रेंड्स हो यार, हेल्प भी नहीं कर सकते। और जोंगमिन के ऐसा बोलते पाक उससे बोलता साले किसने कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, एंड जिन उसे तो अपना न्यू मूव ट्राई करना है। जो सुनकर गिल्सो समझ जाता है कि भाई मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा, और तभी उसकी नजर शॉप के बाहर हमारे स्टूडेंट मार्शल्स पे पड़ती है जो कि इस वक्त कहीं जा रहे होते हैं। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है हमारे स्टूडेंट मार्शल पर जो कि उस फोन इवेंट नाम की शॉप के सामने खड़े होते हैं जो कि इस वक्त बंद होती है, और उसके आसपास की जितनी भी दुकान है वो भी, जो कि काफी अजीब लगता है इन्हें, बट इन्हें कैसे भी करके ली को ढूंढना है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। देन तभी उनकी नजर पड़ती है सिल्वर और उसके बॉडीगार्ड्स पर जो कि इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने पे नहीं किया होता है, किस चीज का मुझे नहीं पता। एंड वेट अ सेकंड, अभी मेरी नजर इस बंदे पे पड़ी है, गिल्सो है। भाई तुम खुद ही देख लो गिल्सो और इसमें फर्क कितना नजर आ रहा है। सारा थोड़ा सा एफर्ट लगाकर दूसरा कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते थे, मेन कैरेक्टर को ही ड्रॉ कर रहा था। और हाँ चील की निगाहें मेरी, भाई इन लोगों ने मीजन को भी कॉपी पेस्ट कर दिया, और साला जब इतना ही कर रहे थे तो इसको जोनाइंग बना देते, इसे काय को छोड़ दिया, लग भी वैसा ही रहा है। तो अगर हमारे स्टूडेंट मार्शल को थोड़ा सा अजीब लगता है इसीलिए वो उनका पीछा करने का डिसाइड करते हैं बिकॉज सभी शॉप्स तो बंद है तो ये पे किस चीज का करवा रहे हैं। तो अगर अब सिल्वर उन तीनों को एक सुनसान सी गली के अंदर लेकर आया तो और तुझे करने क्या वाले हैं पता नहीं, और तो हमारे स्टूडेंट मार्शल भी उनके पीछे पीछे आ गए होते हैं। तभी ड्यूक भाई जियोनाइन से बोलता है कि भाई अब हम क्या करें बिकॉज उन्हें ली कहीं पर भी नहीं मिला होता, और तो उन्हें ये भी नहीं पता कि ये लोग बाइसन ग्रुप के है भी या नहीं। जियोनाइन उससे बोलता है भाई हम ऐसे आंख बंद करके तो बैठ नहीं सकते, यहाँ पर कुछ तो अजीब होगा। अभी सिल्वर उन तीनों स्टूडेंट को एक कमरे के अंदर जाने के लिए बोल रहा होता, तभी हमारे स्टूडेंट मार्शल आकर उन्हें रोक देते हैं। जियोनाइन उनसे बोलता है बेटा टेंशन ना लो, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। देन सिल्वर उनसे बोलता है भाई तुम लोगों को किसी ने मैनर्स नहीं दिखाए जो तुम यहाँ पर किसी प्राइवेट मामले में अपनी टांग घुसा रहे हो। जियोनाइन उनसे बोलता है बेटा बकचोदी बंद करो और मुझे बताओ क्या तुम लोग बाइसन ग्रुप से हो। जो सुनकर सिल्वर समझ जाता है कि ये लोग जरूर YMGI से होंगे, इसीलिए वो अपने लोंडो से उनके ऊपर अटैक करवा देता है, और तो हमारे सभी स्टूडेंट मार्शल इजीली इन लोगों को संभाल लेते हैं बिकॉज वो सभी फाइटर्स हैं। बट जियोनाइन उसको तो यहाँ पर अपना रोला दिखाना है भाई, इसीलिए वो एक बहुत ही सेक्सी किक को प्रिपेयर करता और उड़ा देता है एक बॉडीगार्ड को ऐसे ही, जो देखकर सिल्वर काफी इंप्रेस्ड होता है। देन जियोनाइन उससे बोलता है बेटा अब तो मैं पता चल गया है कि हम लोग कौन है, इसीलिए मैं जरा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा, तो बताओ तुमने ली के साथ क्या किया। जो सुनकर सिल्वर उनसे बोलता है अच्छा तो तुम उस चूती की बात कर रहे हो जो यहाँ पर घुसाया था। वेल किसे पता क्या हुआ उसके साथ। जियोनाइन से साले हरामखोर लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा, तो उससे अब जरा अपने स्टाइल में बुलवाना पड़ेगा। और तभी जो जियोनाइन के पीछे वो 3 स्टूडेंट होते हैं वो लोग मास्क पहनते और वहाँ पर गैस स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब कि वो लोग असल में सिल्वर के साथ हैं। सिल्वर को पता चल गया होगा कि YMGI के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और इसी वजह से उसने पहले ही तैयारी कर ली होगी। तो सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलूं हमारे स्टूडेंट मार्शल यहाँ पर फंस चुके हैं। अभी जियोनाइन सभी से अपने सांसें रोकने के लिए बोलता है बिकॉज वो समझ गया है कि ये एक ट्रैप है। तभी सिल्वर उससे बोलता है बेटा दूसरों की बात में पहले अपनी टेंशन ले, और ये बोलते वो चारों स्टूडेंट मार्शल को अपने ननचक से कूट देता है। होल्ड ऑन 4, वैसे जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब ये 5 थे। वेल होगा वो 5वां भी यहीं कहीं। तो कह रहा अभी सिल्वर जियोनाइन से बोल रहा होता बेटा ये गैस टैंक आई ना खुद बनाएंगे तो सूंघ कर बता कैसी लगी, इसीलिए एक लंबी सी सांस लो और सारी की सारी निकल जाए। और ये बोलते वो जियोनाइन के अंदर एक बहुत ही तगड़ा अटैक मारता और जियोनाइन की हालत खराब। अभी सिल्वर उससे बोल रहा होता बेटा जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तुम लोग तभी हमारे ट्रैप में फंस गए थे, और अब हमें ये बताया जाएगा कि इन लोगों को कैसे पता ये लोग यहाँ आने वाले हैं। हम आते कुछ घंटे पहले की सीन पर मारिया पर। क्या बात है यार। तो अभी हम देखते सिल्वर वहाँ पर ली को लेकर आ गया होता और उसकी अच्छी खासी कुटाई कर दी है इसने। मारिया उससे बाकी के YMGI के लोंडो के बारे में पूछती है, देन सिल्वर उसे बताता है कि इसने उन सभी को कांटेक्ट कर दिया था तो वो लोग भी आते ही होंगे, और तो उन्हें ये रियलाइज भी नहीं होगा कि हमने ये एविडेंस उनके लिए प्लान करके रखा था। ये बोलते वो सिल्वर ली का फोन मारिया को दे देता है, और अब जाकर जो है हमें थर्ड एफिलिएट की डार्क सीक्रेट का पता चलता है। तो देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मारिया के पास है कई सारे लोन शार्क जिनसे वो लोगों को कर्जा दिलवाती है, वही प्रॉक्सी डिपॉजिट, और तो उसकी कंडीशन ये है कि उसे 3 दिन में वापस भी करना होता है।
एंड नहीं किया तो समझ जाओ लीक के साथ जो हुआ वही होता है। और अभी मारिया बोल रही होती है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी YMGI को किंग के कहने पे, बिकॉज इन लोगों को पता था कि कई दिनों से YMGI वाले इनका पीछा कर रहे हैं। और अभी वो सिल्वर से पूछ रही होती है कि उसने स्टूडेंट मार्शल में से किसी एक का फेस देखा है। सिल्वर उसे बोलता है ऑफ कोर्स मैंने उनके लीडर का फेस देखा है, उसके सिल्वर हेयर है और उसके आंखों के नीचे पोटलियां हैं। ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, क्या बोल रहा है ये? तो अभी मारिया उससे बोल रही होती है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए गड़बड़ मत करना। सिल्वर से आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो इस तरीके से इन्होंने इनके लिए ट्रैप बिछाया था। जोनांग उससे पूछ रहा होता सालू तुम्हें ये क्या शुरू से ही पता था? सिल्वर उसे बोलता है बेटा तूने बिल्कुल सही समझा। देन सिल्वर उसे उस लड़की की तरफ इशारा करके बताता है कि तूने देखा होगा कि मारिया की स्ट्रीट बाकी स्ट्रीट्स की तरह ही दिखती है, बट असल में यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो उसके सर्वेंट्स हैं जो कि मारिया के कर्जदार हैं। और अब सिल्वर उसे बताता है कि ये जो प्रॉक्सी डिपॉजिट है कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए, बट उसे लेते वक्त जो है लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपनी आईडी उन्हें देना पड़ती है। जब वो लोग अपना कर्जा टाइम पर पे नहीं कर पाते तो मारिया उनको अपना सर्वेंट बना लेती है, जिन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है जो भी उनसे करने को कहा जाए। वो लोग चाहे तो उनसे किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं और साथ ही वो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट भी बना देते हैं। भाई मतलब देख रहे हो इतने हराम खो रही है लोग। और ऐसा नहीं है सब कुछ परमानेंट है, ये तब तक चलेगा जब तक वो लोग अपना कर्जा पे नहीं कर देते, बट तब तक उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो भी ये लोग उससे करवाते हैं। जो सुनकर इस वक्त जोनांग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और सिल्वर से बोल रहा होता है बेटा तेरी आंखों के अंदर पोटलियां आ गई है तो तुझे नहीं लगता कि तुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है? भाई ये बंदे को उसकी पोटलियों की पड़ी हुई है यार, हद हो रही है। तो अगर अब सिल्वर वहाँ से जाने लगता है और उसको लग रहा होता है सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है, इसलिए वो मारिया को कॉल कर बताने का सोचता है। और वो मारिया को कॉल कर पाता है उससे पहले जोनांग आकर उसके मुंह पे लात दे मारता है और जो सिल्वर का मार्क्स होता है वो भी गिर जाता है। देन जोनांग से बेटा मुझे मानना पड़ेगा तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि तूने ढंग से हिसाब नहीं लगाया, बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। ये बोलते जोनांग अपनी शर्ट उतारता और रेडी हो जाता है एक प्रॉपर फाइट के लिए। तो अभी क्योंकि सिल्वर का मार्क्स गिर गया होता है और वो गैस उस पर असर ना करे इसलिए वो जल्दी से जाकर उस लड़की का मास्क छीन लेता है। और वही हमारा जियोंग वो अपनी सांसें रोककर खड़ा होता है, भाई तुम देख रहे हो उसे? और अभी जियोंग को एकदम से ये स्मोक देखकर उसको उसकी पुरानी मेमोरी हिट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कहीं पर आग लग गई होती है और ये शायद से जियोंग है जो एक बच्चे को रेस्क्यू कर रहा होता है। और तो इस फ्लैशबैक का पूरा सच क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए जो स्मोक है वो जोनांग के ऊपर धीरे धीरे असर करना शुरू कर देता है, बिकॉज़ स्टार्टिंग में जो इसने थोड़ा बहुत स्मोक सूंघ लिया था और इसीलिए जितना जल्दी होता कि जोनांग ये फाइट खत्म करने का ट्राई करता है। जोनांग भाग कर जाता है और सिल्वर के ऊपर किक थ्रो करता है और तो सिल्वर उसकी किक को अपने ननचक से रोक लेता है और उससे बोलता है कोई ना मुन्ना अगर तो ये नींद नहीं आ रही टेंशन न ले, मैं खुद तुझे अपने हाथों से सुला देता हूँ। ये बोलते वो जोनांग के ऊपर अपने ननचक चला देता है और तो जोनांग उससे नीचे झुककर बच जाता है। एंड एट दैट मोमेंट जोनांग एक बहुत ही तगड़ी वर्टिकल किक थ्रो करता है और उड़ा देता है सिल्वर को। और फिर जोनांग जल्दी से जाकर उस मास्क को उठा लेता है जो कि सिल्वर ने गिरा दिया होता है, जो देखकर सिल्वर को समझ में आ जाता है कि उसका प्लान असल में उस मास्क को उठाने का था। वो उस टाइम पे उस पर अटैक कर ही नहीं रहा था। सिल्वर उससे बोलता है कि बेटा बहुत देर हो गई है बिकॉज तूने स्मोक सूंघ लिया है और बहुत ही जल्द उसका असर तेरे ऊपर हो भी जाएगा। जोनांग उससे बोलता है कि बेटा टेंशन न ले, उससे पहले मैं इस फाइट को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद ही इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है हमें। सिल्वर अपने ननचक्स से जोनांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वहीं जोनांग उसके ननचक्स को अपनी किक से रोक रहा होता है। उसी में सिल्वर सोच रहा होता है भाई इसकी किक बड़ी हेवी है, अगर एक भी पड़ गई तो मेरा खेल खत्म। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है कि भाई पैर तो पैर ही होता है, भले वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अगर किसी चीज से उसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो दर्द होगा। एंड इसीलिए ही डिसाइड कि वो अपने ननचक्स से उसका पैर ही तोड़ देगा और वो ऐसा कर भी देता है। वो अपनी पूरी पावर लगाकर जोनांग के पैर पर अटैक करता है और तोड़ भी देता है। जोनांग के पैर को नहीं खुद के ननचक्स को। भाई उसने जोनांग के पैर पे अपना ननचक्स मारा होता है, उसका ननचक्स की चेन ही टूट जाती है। भाई कितना स्ट्रॉन्ग है उसका पैर। और अभी जोनांग उससे बोल रहा होता बेटा मैंने तुझे बोला था मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। बोलते ही वो उसके मुंह पे एक राउंड किक मारता और उड़ा देता उसे और सिल्वर की हालत खराब। अभी जोनांग उससे बोल रहा होता बेटा तुझे देखकर तो ऐसा लगा था तू कुछ करके दिखाएगा बट तू कुछ खास कर नहीं पाया। ये बोलते ही वो उसके मुंह पे लात दे मारता और बोलता उससे कि बेटा अगर तुझे हमसे फाइट करनी है ना तो इस तरीके की घटिया ट्रिक्स को बंद कर। एंड विद दिस सिल्वर का गेम ओवर। और अभी हमें जोनांग का ओरा दिखाया जा रहा होता है जो कि शार्क का ओरा है। और वहीं तुम जोनांग का पैर देख रहे हो, भाई साफ पता चल रहा है इस बंदे ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी है और यही वजह थी वो ननचक्स तक टूट गए। तो खैर सिल्वर का गेम तो ओवर हो चुका होता है बट वो जो गैस होती है वो जोनांग के ऊपर असर करना शुरू कर देती है, इसलिए उसको वहां से जल्दी निकलना होगा वरना गैस और भी ज्यादा खतरनाक असर करेगी उसके ऊपर। जोनांग उस गेट को खोलकर अंदर जा रहा होता है जो कि अभी सिल्वर ने खोला होता है। वो जैसे उस गेट को खोलता है उसके सामने खड़ी होती है मारिया एंड दिस टाइम शी इज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। भाई मुझे डर लग गया इसको देखकर। अभी मारिया उसको अप्रिशिएट कर रही होती है बिकॉज उसने इस कंडीशन में होने के बाद भी इन सबको हरा दिया। वो उसे बोलती है अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा हो, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। एंड उसके पीछे खड़े होते हैं उसके बॉडीगार्ड और इसी के साथ जोनांग पकड़ा जाता है। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है जेंग पर और वो भी इस वक्त फोनी विन शॉप के सामने ही खड़ा होता है। वो यहाँ पर आ पाया बिकॉज जोनांग ने उसको यहाँ का एड्रेस शेयर कर दिया था। तो कह रहा अभी जेंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए, तभी उसे जोनांग का कॉल आ जाता है। जेंग जैसे ही कॉल को उठाता है कॉल पर होती है मारिया। वो उसे बोल रही होती है भाई तेरे स्टूडेंट मार्शल काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी अच्छी फाइट करी। तो तुमका जेंग को समझ में आ जाता है कि असल में बाइक्सन ग्रुप से, इसीलिए वो उससे पूछता है कि अगर उसने स्टूडेंट मार्शल के साथ करा क्या है। मारिया उसे बोलती है अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उनको एक सेफ जगह पर रख दिया है। जो सुनते ही जेंग भड़क जाता है और
उससे उसका एड्रेस मांगने लगता है। मारी जेंग को अपना एड्रेस देने के लिए रेडी हो जाती है, बट वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि उसे अकेले आना होगा, और अगर वो अपने साथ किसी को लाने का ट्राई करता है तो फिर अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करते हैं। जो सुनते ही जेंग गुस्से में आकर कॉल कट कर देता है, और ये देखकर मारिया काफी खुश हो रही होती है, बिकॉज उसने जेंग को गुस्सा जो दिला दिया। और अभी हम देखते हैं कि मारिया के बगल में टाइसन भी बैठा होता है। वेल, ये मारिया के साथ क्या कर रहा है, पता नहीं, आई होप कि मिल नहीं आया हो। अभी मारिया उससे पूछ रही होती है कि तुझे ये एक्साइटिंग लग रहा है, एंड टाइसन वो उसको कोई जवाब ही नहीं देता है। तो यार अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक एस्केप रूम पर, जहाँ का गेट तोड़कर इस वक्त जेंग अंदर घुस चुका होता है। वो यहाँ पर आया है बिकॉज मारिया ने उसको यहीं का एड्रेस बताया है। अभी जेंग गुस्से में अंदर घुसता है और मारिया को सामने आने के लिए बोलता है, और तभी उसे वहाँ के स्पीकर्स में से मारिया की आवाज आती है। वो इस वक्त जेंग से काफी इंप्रेस हो रही होती है बिकॉज जेंग यहाँ पर अकेला जो आ गया। जेंग उसे बोलता है, भाई तूने ही मुझे यहाँ पर बुलाया और अब तू ही कायरो की तरह क्यों छुप रही है। मारिया उससे बोलती है, भाई जरा शांत हो जा, अभी तो तू यहाँ पर आया ही है, तो क्यों ना हम थोड़े मजे भी कर ले। वेल, ये कौन से मजे की बात हो रही है। तो खैर अभी मारिया ये बोलते जेंग के पीछे वाला गेट ओपन कर लेती है, और मे भी ये ऑटोमेटिक ही होगा ओब्वियसली। अभी जेंग जैसे उस गेट के अंदर देखता है, उधर खड़ा होता है टाइसन। टाइसन उससे बोल रहा होता है, फाइनली हम मिल ही गए जेंग, इट्स नाइस टू मीट यू। अभी जेंग जैसे ही टाइसन को देखता है, वो उसको देखते ही बोल देता है, भाई तू जरूर यहाँ का बॉस होगा। टाइसन उसे बताता है कि उसने उसे यहाँ पर असल में कुछ प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया है, और वो प्राइवेट बात ये है कि जेंग तू चड्डी कौन सी कलर की पहनता है। तो खैर अभी टाइसन जेंग के सामने एक ऑफर रखता है कि वो बाइक्सन ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जो सुनते ही जेंग उसके सर पे रोड दे मारता है कि साले बकवास बंद कर और मेरे फ्रेंड्स को बाहर निकाल। बट तभी जेंग देखता है कि उसके सामने तो टाइसन होता ही नहीं है। उसने जिस पे रोड मारी थी वो तो एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिससे टाइसन उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, और वो स्क्रीन सिर्फ उसके सामने होती बल्कि वो जिस कमरे में होता उस पूरे कमरे के अंदर ही वो स्क्रीन होती है। देन टाइसन उससे फिर से बोलता है कि भाई हमें ज्वाइन कर ले, बिकॉज बाइक्सन ग्रुप तो ये जैसा लगता है वैसा वो है नहीं, हमारा गोल वो नहीं है। और इसके आगे वो कुछ बोल पाता, जेंग पूरी तरीके से पागल हो जाता और वहाँ की सभी स्क्रीन को तोड़ देता है। जेंग चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता, हराम खोर अपना मुंह बंद कर और सामने आ। जो सुनकर टाइसन उससे बोलता है, एज यू विश, बट याद रखना ये डिसीजन तेरा है, अब अगर आगे कुछ होता भी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तू होगा, एंड इवेंचुअली तू हमारे पास रेंगता हुआ आएगा। और ये बोलते वो जेंग के सामने का एक गेट खोल देता है, एंड जेंग देखता है कि उन्होंने सभी स्टूडेंट मार्शल को एक केज के अंदर बंद कर रखा है। और तो जोनाइंग जो है वो अभी थोड़े होश में होता है, वो जेंग को ये आवाज लगा रहा होता है, जो देखकर जेंग को काफी गुस्सा आता है, बट वो उन लोगों के पास जा नहीं पा रहा होता है बिकॉज उसके सामने अभी एक ग्लास वॉल होती है। जेंग उस ग्लास वॉल को अपने रोड से तोड़ने का ट्राई करता है, बट वो ग्लास वॉल टेम्पर ग्लास होती है, जिसका मतलब कि वो अब कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी जो टाइसन ने उससे कहा होता है कि तू हमारे पास रेंगते हुआ आएगा, उसी के बारे में सोच रहा होता है, और तो जेंग रेडी भी हो जाता है। भाई देख रहे हो, मतलब वो बंदा अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपने घुटने तक देखने को तैयार है, और वो भी अपने दुश्मन के सामने। महिला के लिए उसे ऐसा नहीं करना पड़ता बिकॉज वहाँ पर कोई आ गया होता है। अभी हम देखते हैं कि जेंग को जो है अपने पीछे से खटपट की आवाज सुनाई दे रही होती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि एसी टैंक के थ्रू हमारे लोंडे वहाँ पर आ गए होते हैं और उन्होंने उनको रेस्क्यू भी कर लिया होता है। और तो ये चारों यहाँ पर कैसे है वो हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम आते सियोंग और उसके साथ जो स्टूडेंट मार्शल होते हैं उन पर, और इस वक्त ये सभी लोग अरेना में जा रहे होते हैं बिकॉज इस वक्त जोनाइंग ने उन्हें ग्रुप में मैसेज करके अरेना में मिलने को बुलाया होता है, और हमें पता है कि ये जोनाइंग नहीं है बिकॉज जोनाइंग का जो फोन है वो असल में मारिया के पास है। और अभी चंसंग सियोंग से पूछ रहा होता है क्या कि जोनाइंग ने इस टाइम पर मिलने को क्यों बुलाया, वो भी अरेना में। सियोंग उससे बोलता है ये तो हमें अरेना में जाकर पता चलेगा, ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। और तो अभी सियोंग को कुछ गड़बड़ भी लग रही होती है बिकॉज इस टाइम पर उनको अरेना कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा होता है बिकॉज ये जो टाइम है अरेना में फाइट का टाइम है। और अभी वो जैसे जाकर अरेना का गेट खोलते हैं उनको वहाँ पर एक पिंक कलर की गैस देखने को मिलती है, वही जो अभी हमने देखी थी। इसलिए वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेते और चंसम यही बोल रहा होता है कि उसको यहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही है। ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है बिकॉज टेंकाई ने वहाँ पर आकर अरेना के सभी लोंडो को कुत्ते की तरह कूट दिया है। और तो अभी हम इन पर आएंगे, बट अभी के लिए हम वापस से आते हैं हमारे लोंडो पर जिन्होंने एस्केप रूम से फाइनली एस्केप कर लिया होता है। और अभी जियोंग जेंग को सॉरी बोल रहा होता है बिकॉज अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल जियोंग खुद को मान रहा होता है। जेंग उसे बोलता है तू सॉरी मत बोल, सॉरी बोलेंगे वो बिकॉज अब उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने एक गलत स्कूल से पंगा ले लिया है। अभी गिल्सू जेंग को देखकर यही सोच रहा होता है कि भाई उसने जेंग को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और तभी जोनाइंग उससे पूछता है कि भाई तुझे कैसे पता चला कि हम कहाँ पर हैं। गिल्सू उसे बताता है कि वो जब शॉपिंग मॉल में था तब उसने स्टूडेंट मार्शल को कहीं पर जाते हुए देखा, और उसके कुछ ही मिनट बाद उसने देखा कि जेंग भी वहीं पर जा रहा है, इसीलिए उसने समझ लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और इसी तरीके से फिर उन्होंने जेंग का पीछा करा और वो लोग यहाँ पर पहुंच गए। और अभी गिल्सू अपने मन में यही सोच रहा होता कि भाई वो इन्हें ये तो नहीं बता सकता कि वो यहाँ पर मी जेंग के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया था। तभी जेंग उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है भाई मुझे खुशी है कि तू यहाँ है, अगर तूने हमें ना ढूंढा होता तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती। एंड नाउ इट्स पेबैक टाइम। ये बोलते ही जेंग जाने लगता है बाइक्सन ग्रुप से फाइट करने के लिए, जो देखकर जोनाइंग उससे बोलता है कि भाई स्टूडेंट मार्शल अभी सही कंडीशन में नहीं है। और फिर गिल्सू भी बोलता है भाई तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक प्लेन की जरूरत है, जो सुनकर जेंग उनसे बोलता है डोंट वरी आई विल टेक द लीड सो वी डोंट नीड एनी प्लेन। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है अरेना पर, जहाँ पर सियोंग ने गुस्से में आकर टेंकाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है और उससे पूछ रहा होता है साले तू है कौन। टेंकाई उसके मजे लेते हुए बोलता है आई एम श्योर तूने बाइक्सन ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। जो सुनकर सियोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पर आ जाएंगे। सियोंग उसके ऊपर पंच थ्रो करते हुए पूछ रहा होता है कि साले तूने अरेना के साथ करा क्या है। टेंकाई उसके पंच को डॉज कर अरेना के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है भाई तुझे नहीं लगता मैंने सही किया, बिकॉज तुम लोगों ने इस जगह को बस 1v1 फाइट के लिए बना कर रखा है, कितना बचकाना लगता है ये सब। अब जाकर समझ में आ रहा है कि YMGI इतना
वीक क्यों हो गया, बिकॉज जेंग ने इस जगह को पूरी तरीके से अच्छे बच्चों से जो भर दिया। जो सुनकर सियोंग को काफी गुस्सा आता है, वो टेंकाई के ऊपर पंच मार नहीं जा रहा होता है, तभी टेंकाई उसकी वजह देता है। टेंकाई सियोंग से बोलता है कि भाई मुझे लगा था कि स्टूडेंट मार्शल ही कुछ ढंग के होंगे, बट तुम भी ऐसे ही निकले। और तो इस वक्त सियोंग के ऊपर भी उस स्मोक ने असर करना शुरू कर दिया होता है, जिस वजह से सियोंग को काफी तकलीफ हो रही होती है। और अभी सियोंग को पिटता हुआ देखकर बाकी के स्टूडेंट मार्शल उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, बट वो आ नहीं पाते, बिकॉज उनके पीछे केंग आ गया होता है अपनी नमूनी गैंग को लेकर। केंग उनसे बोल रहा होता भाई मुझे तो लगा था अरेना 1v1 के लिए था, तो सालों तुम लोग गैंग बनाकर उससे भिड़ने क्यों जा रहे हो। तो चलो आ जाओ मुन्ना, हम हमारी परंपरा का सम्मान करते हुए एक फेयर फाइट करते हैं। देन केंग भी वो मास्क पहन लेता जिससे उसके ऊपर गैस असर न करे। और अभी केंग को वाइक्सन ग्रुप की तरफ देखकर हमारे स्टूडेंट मार्शल से बोलता है अच्छा तो तू है वाइक्सन ग्रुप की चाटने वाला कुत्ता। जो सुनकर सियोक उनसे बोलता आई एम द ग्रेट सियोक यू सन एंड मैं किसी के सामने नहीं झुकता। ये बोलते वो स्टूडेंट मार्शल के ऊपर अटैक करता और उड़ा देता उन सबको। और फिर केंग के बाकी के चमचे भी सियोक का साथ देने के लिए चले आते। और अभी केंग बोल रहा होता है कि बेटा देखो तुम लोगों को जो है ना विनिंग साइड चुनना चाहिए थी, अब देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। और फिर यहीं से हम वापस आते टेंकाई और सियोंग पर, और सियोंग अभी टेंकाई से बोल रहा होता है कि बेटा तुझे लगता है कि तू टफ है, बट एक बार जो ना यहाँ पर आ गया तो तुझे रियलाइज हो जाएगा कि तूने कितने गलत स्कूल से पंगा लिया है। ओके तो इसका मतलब मैं क्या समझू, जोनाइंग सियोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए टेंकाई उससे हंसते बोल रहा होता भाई तुझे सच में नहीं पता, याद नहीं कि तुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। जो सुनकर सियोंग एकदम से शॉक्ड हो जाता बिकॉज उनको यहाँ पर बुलाया था जोनाइंग ने। अभी टेंकाई सियोंग के बाल पकड़कर बोल रहा होता है बेटा मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी यहाँ पर आने वाले, बिकॉज हमने उन्हें कैप्चर जो कर लिया है। एंड नाउ YMG हाई इज डन फॉर। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता हमारे लोंडो पर जो कि अभी अरेना की ओर ही आ रहे होते हैं। बट अभी जोनाइंग की चलते चलते कुछ ज्यादा हालत खराब हो रही होती है, इसलिए जेंग उससे बोल देता भाई तू घर जाकर आराम कर। बट जोनाइंग उसे जाने से मना कर देता बिकॉज उसे पता है कि बाइक्सन ग्रुप के लोग कैसे हैं और उन्होंने इनके साथ काफी कुछ भी कर दिया, इसीलिए वो जब तक उन लोगों को सबक नहीं सिखा देता उसे चैन नहीं मिलने वाला। इसीलिए फिर गिल्सो भी उसकी इस बात पर अग्री कर देता और उसे बोलता है कि भाई अगर इस बीच तुझे हेल्प चाहिए हो ना तो बस हमें बता दियो, बिकॉज जब तक हम एक साथ होकर काम नहीं करेंगे हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। सुनकर जोनाइंग उसे थैंक्स बोलता है, तभी जेंग उन्हें बताता है कि भाई उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इसीलिए फिर वो जल्दी से भागकर अरेना में जाते और वो जाकर देखते हैं कि अरेना के अंदर तो बस लाशों के ढेर पड़े हैं, यानी कि कोई भी मरा नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ बिकॉज लोगों की हालत ऐसी हुई पड़ी है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये जरूर बाइक्सन ग्रुप का ही काम है। और अभी हमारे गिल्सो की नजर सियोंग पर पड़ती है, वो जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और वो देखता है कि सियोंग इस वक्त बेहोश हुआ पड़ा है। तभी जोनाइंग जेंग से बोलता है कि भाई सभी स्टूडेंट मार्शल्स की हालत खराब हुई पड़ी है, इसीलिए हम उनसे और फाइट नहीं कर पाएंगे, तो बताओ अब हम क्या करें। बट जेंग उसकी बात का इस वक्त कोई भी रिप्लाई नहीं देता बिकॉज इस वक्त उसकी नजर पड़ गई होती है रिंग के अंदर, जहाँ पर लिखा होता है कि इन सब की वजह तेरी चॉइस है जेंग। और ये एक एक वर्ड खून से लिखा हुआ है और तुम समझ जाओ कि किन के खून से लिखा होगा। अभी जेंग ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आया था, वो बोल रहा होता है कि उन हरामखोरों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। और अब हम आते हैं बाइक्सन ग्रुप पर, जहाँ पर मारिया बोल रही होती है कि अब तो उन लोगों को हार माननी पड़ेगी बिकॉज अब उनके लोग और फाइट नहीं कर सकते हैं। वहीं टेंकाई बोल रहा होता है भाई उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि हम उनकी दुखती नस पे हाथ रख देंगे, और किसे पता था कि ये इतना आसान होगा, वरना हम तो YMGI को सालों पहले ले चुके होते। टाइसन उससे बोलता है बेटा भूलो मत कि हमारे एनिमी कौन है, हम इस वक्त से एक जानवर को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं जो कि जेंग है। और तभी बाइक्सन ग्रुप को जेंग का कॉल भी आ जाता है, तो देखकर टेंकाई बोलता है देखा भाई शैतान का नाम लिया और उसी का फोन आ गया। टेंका उसका फोन उठाकर बोलता है भाई तुझे हमारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद तो आया होगा। और जेंग इस वक्त फुल सीरियस होकर उससे बोल रहा होता है कि बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे सीधा मुझ पे वार करना चाहिए था। टेंका उससे बोलता है बेटा तुझे सच में लगता है कि तू अकेला हम सबको हरा सकता है, पागल मत बन। तभी टाइसन जेंग से बोलता है लेट मी एक्सटेंड द ऑफर वंस अगेन, तो क्या तू बात करना चाहेगा। जो सुनकर जेंग उससे बोलता है बात करना और वो भी तुझसे, मुझे नहीं लगता अब ये पॉसिबल है बिकॉज आज से बाइक्सन ग्रुप तुम लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो और तुम देख सकते हो कि इस वक्त जेंग का दिमाग कितना गर्म हो चुका है। तभी जोनाइंग उससे बोलता है भाई देख हमें पता है तू गुस्से में, बट हम उनसे बिना स्टूडेंट मार्शल के फाइट नहीं कर सकते, इट्स टू रिस्की। और जोनाइंग की इस बात पर सभी लोग अग्री करना शुरू कर देते कि भाई हमें एक प्लान चाहिए वरना हम उनसे जीत ही नहीं पाएंगे। तभी जेंग उनसे बोलता है तुम सब यहीं रहो और बाकियों की हेल्प करो, मैं वहां अकेला जा रहा हूँ। जो सुनते हमारे सभी लोग शॉक्ड हो जाते। पाक उससे बोलता है भाई हमें पता है तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये तो एक सुसाइड मिशन हुआ। बट जेंग उनकी नहीं सुन रहा होता बिकॉज वो इन सब का रिस्पॉन्सिबल खुद ही को मान रहा होता है, बिकॉज उसने टाइसन का दिया वो ऑफर जो ठुकरा दिया था और इसीलिए उसने ये सब किया। जेंग उन्हें बताता है कि जब उन लोगों को होस्टेज बना लिया गया था तब टाइसन ने उसे ऑफर किया था कि वो उन लोगों को ज्वाइन कर ले, और ये सुनते ही जोनाइंग को समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने रिंग में ये क्यों लिखा था। अभी जेंग बोल रहा होता है कि उन लोगों को लगा कि अरेना डिस्ट्रॉय कर देने से मैं उनकी डिमांड मान लूंगा, बट उन्हें ज्वाइन करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। तभी गिल्सो उससे बोलता भाई तू सही है, बट क्या तू अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उनसे फाइट करने चला जाएगा। नहीं, हम सबको मिलकर फाइट करना होगी तब जाकर हम जीतेंगे। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे बट हम एटलीस्ट तेरी हेल्प तो कर ही सकते हैं, सो प्लीज लेट अस कम विथ यू। और ये सुनते ही हमारे सभी लोंडे भी तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो अब अरेना के लिए उनको एक सबक सिखाया जाएगा। जो देखकर जेंग उनसे एक स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है भाई मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट हाँ मुझे शर्मिंदा ना करना। और इसी के बाद हमारी गैंग हो जाती है असेंबल। भाई आई लव दिस पैनल। और हाँ अब
अब अगर तुम लोगों में से किसी ने लुकिज्म वाली मांगा पढ़ रखी है तो तुम लोगों को वही वाइब आने वाली है इस टाइम पर। मैं तो बस लुकिज्म मांगा व्यूक के चैनल पे ही देखना पसंद करता हूँ। और तुम में से कौन कौन लोग हैं जो व्यूक के चैनल पे लुकिज्म मांगा देख रहा है? वैसे मुझे पता है ज्यादातर लोग वहीं कहेंगे। तो अगर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता कुछ घंटे पहले पर और हम आते हैं मेमोरियल हाउस पर। आई गेस इसे यही कहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं टाइसन को जो कि यहाँ पर किसी गन बिल्ली की मेमोरी बॉक्स के सामने होता है। टाइसन गन बिल्ली से बोल रहा होता है कि भाई काफी वक्त हो गया कि वो यहाँ पर आया नहीं, बिकॉज वो काम में काफी ज्यादा बिजी था। तो टाइसन बोल रहा होता है कि हम लोग हमारे मकसद के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत जल्द सब लोग सुनेंगे वो नाम जो तूने हमें दिया था, बाइकसन। फिर यहीं से हमें टाइसन के कुछ पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जानेंगे कि ये गन बिल्ली कौन था। हम देखते हैं कि किसी ने टाइसन के ग्लव्स पर बाइकसन लिख दिया होता है। और तो तुम देख सकते हो टाइसन की इस वक्त काफी कम उम्र है। और तो जिस बंदे ने टाइसन के ग्लव्स पे वो बाइकसन लिखा होता है वो ये बंदा है, गन बिल्ली। यानी कि फोर्थ एफिलेट आर्क के अंदर हमने जिस बंदे को इनके साथ फोटो में देखा था वो ये था। अभी ये बोल रहा होता है टाइसन से कि एक बार हमारा क्रू जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसे ये नाम देंगे, बाइकसन, बिकॉज तू हमें एक साथ जो लेकर आया है और इसीलिए अब हम उतने बड़े बनेंगे जितना की बड़ा माउंट एवरेस्ट है। अभी वो टाइसन को बाइकसन का मतलब भी समझाता है कि इसका मतलब होता है व्हाइट माउंटेन। अरे हाँ यार भाई, मेरे दिमाग में अभी एक बात हिट हुई कि इनके जो फिफ्थ एफिलेट का पासवर्ड था वो भी ऐसा ही कुछ था ना कि 5 ड्रैगन व्हाइट माउंटेन के पीछे आई गेस। तो उन्होंने ये पासवर्ड इसलिए रखा था बिकॉज ये बाइकसन का मतलब है। और तो ये दोनों जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं ये देखकर यही समझ में आ रहा है कि ये लोग काफी क्लोज हैं। और अभी के लिए ये जो फ्लैशबैक है वो बस यहीं तक था। तुम सही समझे, इनका जो फ्लैशबैक है वो बहुत बड़ा होने वाला है। यानी इनके पास की पूरी मेमोरी हमें बताई जाएगी कि पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए और ये लोग एक साथ कब हुए। सब कुछ आज इस पार्ट में रिवील्ड होगा और इस पार्ट में मैं बस यही सब कवर करने वाला हूँ बिकॉज लास्ट पार्ट में जो कवर होगा वो मैं तुम्हें जरा लास्ट में बताऊंगा जरा वीडियो के। तो खैर अभी टाइसन गनबिल्ली के बॉक्स में वो ग्लव रख देता है जिसके ऊपर गनबिल्ली ने पहले बाइकसन लिखा था। टाइसन गनबिल्ली को थैंक्स बोल रहा होता है इस ग्लव के लिए, बट अब उसे इस ग्लव की जरूरत नहीं है बिकॉज जो बाइकसन ग्रुप गनबिल्ली बनाना चाहता था ये बाइकसन ग्रुप वो बाइकसन ग्रुप नहीं है। और इसलिए ये बोल रहा होता है उससे आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज अब हमें भी एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा एक दूसरे मॉन्स्टर को हराने के लिए। और ये किस मॉन्स्टर की बात कर रहा है हमें पता है, बट चलो मैं तुम्हें कुछ स्पॉइल करता हूँ कि जो रियल मॉन्स्टर है वो जेंग नहीं है। जो रियल मॉन्स्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं और वो कैरेक्टर लुकिज्म के गन को तक हरा सकता है। और तो इसके बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा वीडियो के, बिकॉज अभी हमें ये मांगा कंप्लीट करनी है। तो क्या अब यहीं से शिफ्ट होता है बाइकसन ग्रुप की बिल्डिंग पर जहाँ पर ये दोनों नमूने बैठे होते हैं। दोनों इसलिए बिकॉज तीसरी वाली नमूनी नहीं हो सकती। तो खैर अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जेंग के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं और मारिया ने इस वक्त जेंग के बारे में काफी कुछ पता लगाया होता है। तो वो ज्यादा कुछ पता लगा नहीं पाई बिकॉज कुछ वक्त पहले जेंग कहीं पर गायब हो गया था। एंड ये 2 साल पहले हुआ था जब जेंग को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। जो उनका टैंक है उससे बोलता है कि उसने कुछ कर दिया था जो उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, बट मारिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मारिया उसको बताती है कि शायद से जब जेंग वापस आया था तभी उसने आकर अरेना को क्रिएट किया था, मतलब कि उसको इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। एंड वो सब छोड़ो, ओ ये आई लव दिस पैनल। तो खैर मारिया उन्हें बता रही होती कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उन दिनों जेंग क्या कर रहा था, बट उसे ये कंफर्म है कि उस टाइम पर जेंग स्ट्रीट फाइट्स किया करता था। और अभी ये लोग बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर एक और बंदा आया था जिसका नाम है जिनहुन सियुंग और ये यून ग्रुप से, ये यून ग्रुप का ऑफिसर है। और ये यहाँ पर क्यों आया है, केंग की वजह से नहीं, उसके बड़े भाई हनाई की वजह से। अभी जिनहुन आते जाते उन लोगों से बोल रहा होता है अरे वाह वैसे तो तुम लोग ऑपरेशन में बहुत कम ही रहे हो, बट तुमने अपने लिए एक इतनी शानदार बिल्डिंग खड़ी कर रखी हुई है। यहाँ तक कि जब यून ग्रुप ने स्टार्टिंग में अपना गेमलिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तब उनके पास तक इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। उनके कंपैरिजन में तो ये एक 5 स्टार होटल है भाई। और अभी जिन्होंने को यहाँ पर देखकर मारिया, टैंक का टाइसन तक उसको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। टाइसन उससे बोल रहा होता है कि वैसे तो हमारा काम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बट हमें खुशी है कि आपने हमें यून ग्रुप से कंपेयर करा। मुश्किल से चल रहा है भाई, इतनी बड़ी स्ट्रीट खोल कर रखी और ये बोल रहा है मुश्किल से चल रहा है इनका काम। तो अभी जिन्होंने उनसे बोल रहा होता है क्या मुझे कम दिखाई देने लगा या वाकई में यहाँ पर कम लोग हैं, तुम लोग भाई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना। वो यहाँ पर टायरन और नोमियन की बात कर रहा है, उसको यहाँ पर वो दोनों दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वो ये बोल रहा है। टाइसन उसे बोल रहा होता है ऐसा इसलिए बिकॉज अभी हमें कुछ नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा। ये सुनकर जिन्होंने उनसे बोलता है अच्छा ऐसा है, खैर कोई ना, अभी मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हनाई की डिमांड्स को पूरा कर पाओगे। और तुम जरा इसे देख रहे हो ये वहाँ पर ऐसा बोलते हुए अपना ओरा भी जमा रहा है। तभी टाइसन उसे बोलता है कि भाई जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता ना हमारे पास अब भी टाइम है। जिन्होंने उनसे बोलता है अरे नहीं भाई अब चीजें बदल चुकी हैं, अपेरेंटली उसके अच्छे व्यूअर से उसकी सजा कम जो हो गई है, बहुत जल्दी उस जगह को छोड़कर बाहर आ जाएगा। और ये किसकी बात चल रही है, वो वही जानवर है। और अभी जिन्होंने के मुंह से ये सुनकर मारिया और टेंकाई के पसीने छूट गए होते हैं, जो देखकर फिर जिन्होंने की भी हंसी छुड़ जाती है। वो उनसे बोलता है भाई तुम लोग जरा अपना फेस तो देखो, ये टाइसन तुझे क्या हुआ। तो मैं तो उल्टा खुशी होना चाहिए कि चैंपियन वापस जो आ रहा है, बट डोंट वरी हनाई का दिल बहुत बड़ा है, वो अपनी रखी शर्तें चेंज भी कर सकता है। और हाँ एक बात और, अब तो मैं जेंगनांग को टेक ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब तो मैं सिर्फ YMJ को कॉन्क्योर करने पे फोकस करना चाहिए। टाइसन उनसे बोलता है ये तो आसान होगा। जिन्होंने उनसे बोलता है बहुत अच्छे, आई एम काउंटिंग ऑन यू। और ये बोलकर फिर जिन्होंने वहां से चला जाता है। तभी टेंकाई टाइसन से बोलता है भाई एक बार
बार हमें फिर से YMJ को कॉन्क्यूर करने का मौका मिल गया। भाई मारिया उससे बोल रही होती भाई अच्छा ही होगी नोमियन और टायरन हमारे रास्ते से हट गए, और टाइसन भी यही बोल रहा होता है कि वो भी यही चाहता था। और अभी विंडो से बाहर जागते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है कि रेडी हो जाओ फॉर वाइट, बिकॉज हमारे लोंडे वहाँ पर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे सभी लोग इस वक्त YMJ की बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं, और तो जोनांग अभी उस बिल्डिंग को देखकर बोल रहा होता है भाई ये तो बहुत ही बड़ी और महंगी है यार। और वहीं गिल्सो को बड़ा अजीब लग रहा होता है बिकॉज ये पूरी जगह ही शांत पड़ी हुई है। वहीं पार्क एंट्रेंस पे जाकर देख रहा होता है जो कि उन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, तभी वो जो गेट है वो ओपन हो जाता है और उनके सामने होती है एक बहुत ही बड़ी गैंग, और तो सभी के हाथ में कुछ ना कुछ वेपन है। और अभी इतने सारे लोगों को देखकर जोंगमिन और जिन थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और वहीं पार्क ने उन लोगों को पहचान लिया होता है। पार्क उन्हें बताता है कि ये वो बड़े बदनाम लोग हैं जिन्हें जोंगनेओंग की हर गैंग और हर बंदा जानता है, और इसीलिए बाइक्सन ग्रुप ने इन्हें हायर कर लिया होगा। अभी जेंग आकर पार्क को पीछे हटने के लिए बोलता है और एक ही मुक्के में कांच के गेट को ही तोड़ देता है। जेंग उन्हें बोलता है वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन दिस लूजर्स, और अब तैयार हो जाओ बिकॉज अब शुरू होने वाली है असली वॉर। और अभी जेंग को वहां पर देखकर एक बंदा बोल रहा था अरे वाह देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया जेंग, और भाई दूसरा बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि भाई इसने सीन क्रिएट किया, आई बेट कि इसके मसल सिर्फ दिखाने के होंगे। हाँ क्यों नहीं भाई जा लड़ ले। तो अभी सभी लोग एक साथ जेंग के ऊपर अटैक कर देते, ये बोलते हो कि भाई हमने अगर इसको हरा दिया तो हमें प्रमोशन मिलेगा। और अभी वो बंदा जिसने बोला था जेंग के मसल सिर्फ दिखाने के लिए, वो इनमें सबसे आगे होता है। वो अब तो वो जेंग के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और भाई जेंग उसको एक ही घुसट में उड़ा देता है, और तेरे पलक झपकते ही जेंग कूद डालता है सबको। 2-3 बंदे तो अभी हवा में उड़ रहे होते हैं और वहीं तीसरे बंदे का मुंह पकड़कर चौथे बंदे में घुसा देता है, और इसी के साथ 1 सेकंड के अंदर रास्ता के लिए। बट अभी भी बहुत सारे लोग बचे होते हैं, इसलिए जेंग बोलता है लोंडो लग जाओ साफ सफाई के काम पर, और ये सुनते ही घुस जाते हमारे सभी लोंडे उनके अंदर। ओह माय गॉड आई लव दिस पैनल, बता रहा हूँ तुम्हें। तो अभी हम देखते गिल्सो ने एक बंदे की कॉलर पकड़ी होती है और एक ही घुसट में घुसा देता है उसको जमीन के अंदर, जो देखकर बाकी लोंडो की बचना शुरू हो जाती है भाई ये लोग तो मॉन्स्टर्स हैं। तभी गिल्सो उन लोगों से बोलता है मुन्ना तैयार हो जाओ बिकॉज आज हम तुम्हारा टेस्ट लेने वाले कि तुम लोग प्रमोशन डिजर्व करते भी हो या नहीं, और हमारे लोंडे पूरी तरीके से तैयार है इनकी मारने के लिए। भाई मुझे अब तक के चैप्टर्स में सबसे बेस्ट एंडिंग यही लगी है। तो खैर अभी जो लोग हमारे लोंडे से डर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा कैप्सूल्स निकालता है अपने पास से और खा जाता है कि चल साल अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, और तुम जरा इस आरामखोर को देख रहे हो, इस बंदे ने एक कैप्सूल खाया और ये पूरी बोतल ही घट के जा रहा है। और अभी ये देखकर जोंगमिन को टेंशन होने लगती है बिकॉज वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी वो कैप्सूल्स खा लेते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं हमारे लोंडो पर। तभी गिल्सो आगे बढ़ता और एक ही पंच में उड़ा देता है एक हरामखोर को। तभी बाकी के 2 लोंडे उसके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं अपने डंडों से, जिन्हें पाक और जिन इजीली संभाल लेते हैं। अभी गिल्सो उनसे बोल रहा होता है बेटा ले आओ अपने वेपन्स और जितने कैप्सूल्स खाना चाहते हो खा लो बिकॉज एंड में तो तुम्हारी मरनी है। देन पाक जिन और गिल्सो ये एक साथ आ जाते हैं इनकी मारने के लिए, और वहीं हमारा जोंगमिन वो आज बस ऑडियंस बनने का काम करने वाला है और कुछ नहीं। तो खैर अभी हम देखते हैं जेंग को जो कि इन लोगों को छोड़कर अकेला ऊपर जा रहा होता है बिकॉज उसे इन नमूनों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तभी जेंग उससे पूछता है भाई तू वहाँ ऊपर अकेला जा रहा है ये ठीक तो रहेगा ना तेरे लिए। जेंग उससे बोलता है तू टेंशन ना ले बल्कि मैं ऊपर जाते जाते कुछ कचरा भी साफ कर जाऊंगा ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। तो ठीक है अब सीधे ऊपर मिलते हैं। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है बाइक्सन ग्रुप के सिक्योरिटी रूम पे, आई थिंक इसे सिक्योरिटी रूम ही कहते हैं। फिर जो भी हो अभी ये आरामखोर इन सभी के मजे ले रहा होता है कैमरे में देख देख कर। तभी टाइसन वहाँ पर आकर उससे पूछता है क्या बात है आज बड़ा खुश लग रहा है तू। जेंग उसे बताता है ऐसा इसलिए बिकॉज एक बार हम जेंग को हरा देंगे तो YMJ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इस आरामखोर का मतलब है कि वही पुलिस लोगों को परेशान करा करेंगे। अभी किंग बोल रहा होता है कि एक बार उसका भाई बाहर आ जाए तो उसे उसका रिएक्शन देखना है, यानी कि वही रिएक्शन की इन लोगों ने YMJ को अपने अंडर कर लिया होगा। और ये सुनने के बाद जरा तुम टाइसन का फेस देखना, ऐसा लग रहा है इसको कच्चा चबाना चाह रहा है वो। खैर अब टाइसन उससे पूछ रहा होता है कि हनाई तेरी केयर करता है। किंग भाई क्यों नहीं बड़ा भाई है वो मेरा, वो तो अपने बिजनेस को चलाने के चक्कर में वो जेल में चला गया और कुछ नहीं। देन किंग टाइसन को बताता ही फॉर सम रीजन जब भी उसका बड़ा भाई जेंग के बारे में सुनता है तो वो काफी सेंसिटिव हो जाता है, जो सुनकर टाइसन फिर उससे कुछ नहीं पूछता और ये आरामखोर फिर से लग जाता है कैमरों के अंदर बिकॉज हमारे लोंडे ऊपर जो आ रहे होते हैं। तभी टाइसन उससे पूछता है कि तू उन्हें जानता है। किंग बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ बल्कि मुझे तो अभी अपना हिसाब भी चुकता करना है। हाँ यार ये साला बारिश, गाइस सच बता रहा हूँ बहुत तेज बारिश हो रही है। खैर कोई ना मैं आइसोलेट कर दूंगा वो, इसको पिछली बार कर नहीं पाया था। तो खैर अब हम यहीं से आते हैं हमारे लोंडो पर, जिनको इस वक्त ऊपर आते हुए बस लाशें ही देखने को मिल रही होती हैं। और ये लाशें किसने बिछाएंगे? जेंग ने। और तो हमारे लोंडे अभी थोड़ा और ऊपर जाते बट किसी ने स्टेयर्स को ब्लॉक कर दिया होता है। अब ये देखकर जोंगमिन बोल रहा होता भाई ये पॉसिबल कैसे है कि स्टेयर्स ब्लॉक है और जेंग उन्हें मारकर ऊपर चला गया। भाई इतना स्टूपिड क्वेश्चन जिन भी उससे बोल रहा होता है कि भाई पहले उसने किसी को पीट दिया होगा फिर बाद में किसी ने आकर स्टेयर्स ब्लॉक कर दी होंगी। खैर अब ये स्टेयर्स से तो ऊपर जा नहीं सकते, इसीलिए अब ये लोग दूसरे रास्ते का यूज करते जो कि सामने ही होता है। और तो हमारे लोंडे समझ गए होते कि ये लोगों की चाल है, ये उन लोगों ने जानबूझ के किया है ताकि हम इसी गेट के अंदर जाएं। बट पता है क्या हमारे लोंडे किसी से डरते नहीं है, सीधा घुस जाते हैं उस गेट के अंदर। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि कई सारे आर्केड्स गेम पड़े हुए हैं। तभी जोंगमिन को सामने एक और गेट दिखता है और उसको लगता है कि वहाँ से ऊपर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। जोंगमिन भागते हुए उस गेट की तरफ जा रहा होता है और सभी से बोल रहा होता है कि इससे पहले कोई यहाँ पर आए हम यहाँ से निकल लेते हैं। तभी गिल्सो से बोलता है सामने दे, और सामने कौन होता है? दी ग्रेट सियोक्यू सोन, जो किसी के आगे नहीं झुकता। अभी
इसने उड़ा दिया होता है जोंगमिन को 2 लत्ती मारकर। अभी स्योंगुन से हंसते हुए बोल रहा होता है यार बाइसन ग्रुप के लोग बड़े ही बेकार हैं यार, उन्होंने फाइट करने के लिए कोई मेरा साइज का बंदा ही नहीं दिया। बेटा शुक्र मना कि तुझे साइज का बंदा नहीं दिया, बिकॉज अगर वो मिल जाता ना तो तू मर जाता। तो अभी सियोक को वहाँ पर देखकर जोनांग उससे बोलता है साले हरामखोर, तू हमारे दुश्मनों की टीम में चला गया। तभी पाक उससे बोलता है भाई तुझे तो हमारी हेल्प करना चाहिए थी, बिकॉज तू हमारा सीनियर है, बट तूने तो साला हमारे स्कूल को ही बिट्रे कर दिया। और तभी सियोक के पीछे से किंग के वो दोनों चमचे भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि पाक से ही बोल रहे होते भाई तेरे मुंह से ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज सबको पता है कि असली ट्रेटर कौन है। तभी नंबर 2 बोलता है अरे ना ना ऐसा ट्रेटर नहीं बुलाना है, भूल गए क्या ये तो वो बंदा जो अपनी पेंट गीली कर देता है। देख पाक को गुस्सा आने लगता है और हाँ गाइस मैं इन दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 बुलाऊंगा ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। ये रहेगा नंबर 1 और वो लाल वाल वाला रहेगा नंबर 2। तो खैर अभी जिन जोनांग से बोल रहा होता है कि भाई इन्हें हम संभाल लेंगे, तू गिल्सो के साथ ऊपर जा, बिकॉज तुम दोनों जिन की हमसे भी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हो। तो जोनांग नहीं मान रहा होता उन लोगों की बात को, बट तभी वहाँ पर जोंगमिन उड़ जाता है। जोंगमिन बोल रहा होता है इट्स फाइनली माई टाइम टू शाइन, और जोंगमिन को ऐसा देखकर गिल्सो भी जोनांग से बोलने लगता है कि भाई ये लोग संभाल लेंगे। और हाँ मैं एक बात और तुम्हें बता दूं कि ये बंदा उठ तो गया कि फाइनली इट्स माई टाइम टू शाइन, बट ये बंदा करने कुछ नहीं भाला, ये बस एक ऑडियंस बनकर वहाँ पर खड़ा रहेगा और तो बस ये एक ही काम करेगा, वो तुम देख लेना बस। तो खैर अब गिल्सो और जोनांग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी नंबर 1 और नंबर 2 उनको रोकने का ट्राई करते हैं। तभी पाक सामने आकर नंबर 1 के ऊपर एक तगड़ी किक थ्रो करता है, जो कि नंबर 1 पीछे की ओर बेंड होकर बच जाता है। और पाक उनसे बोल रहा होता है बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने साइड चेंज कर ली, बिकॉज मैं हमेशा से ही तुम्हें पीटना चाहता था। तो खैर पाक की वजह से जोनांग और गिल्सो वहाँ से बिना किसी दिक्कत के निकल जाते हैं। जोनांग ये भी बोल रहा होता है कि हम वापस आएंगे तुम लोगों की हेल्प के लिए, और अभी इन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर सियोंग भी उन्हें रोकने का ट्राई नहीं कर रहा होता है, बिकॉज असली जो खतरा है वो ऊपर ही है। और अभी इन दोनों को जाता हुआ देखकर नंबर 1 और नंबर 2 भी पाक का मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई तो ये तो हर कोई पीछे छोड़कर चला जाता है यार। देन पाक से बेटा जितना हंसना है हंस लो, बिकॉज इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट आई हैव फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट। तो फाइनली पाक इन्हें अपना फ्रेंड मान रहा है। तो अभी याद होगा क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बोला था कि मैं इनका फ्रेंड नहीं हूँ भैया, किसने कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और अभी वो बोल रहा है कि उसके पास वो फ्रेंड्स है जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है, मतलब कि पाक अब एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी हम यहीं से आते जोनांग पर, जो कि अभी भी टेंशन ही ले रहा होता है हमारे लोंडो की, बिकॉज उसे नहीं लगता कि वो लोग सियोंग को हरा पाएंगे। गिल्सो से समझाता है कि भाई उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जोनांग उससे पूछता है भाई तू इतना श्योर कैसे? गिल्सो से बताता है बिकॉज हम सबके स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे अलग अलग रीजन है कि हम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ द मोटिव वी ट्रेंड हार्डर देन एनीवन एल्स। मतलब गिल्सो कहना चाह रहा है कि आज जो भी आ जाए वो मरेगा, और अभी हम वही देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं नंबर 2 को, जो कि पाक का मजाक उड़ाते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है, और पाक वो उसको एक एक में टच करवा देता है। और तभी सियोक उसके ऊपर गुस्से में अटैक करते हुए बोल रहा होता है बेटा तू फर्स्ट ईयर के अलावा और कुछ नहीं है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे बेच। ये बोलते हुए पाक के ऊपर एक पावरफुल पंच लैंड करता है, और वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसका इतना पावरफुल पंच इस वक्त जोंगमिन ने ब्लॉक कर लिया होता है। और तो जोंगमिन उससे बोल रहा था भाई बस यही है जो तू कर सकता है, और तभी जिन आगे आकर सियोक के मुंह पे एक गंदा वाला अपरकट दे मारता है। और तो जिन उससे बोल रहा होता है कि बेटा भले ही तू 3rd ईयर का है, बट तू YMCA के लिए एक कलंक है। और अब हम यहीं से वापस आते हैं गिल्सो और जोनांग पर, जो कि इस वक्त कॉरिडोर में भाग रहे होते हैं। और अभी भागते हुए गिल्सो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अगर वो लोग यहाँ पर हैं तो वो हरामखोर भी फिर यहीं पर होगा, यानी कि ये कह रहा है कि अगर किंग के बंदे यहाँ पर है तो फिर किंग भी यहीं होगा। और इस वक्त हम किंग को ही देखते जो कि गिल्सो का वेट कर रहा है। अभी गिल्सो बोल रहा होता है आई एम गोना सेटल दिस फाइट, और हमें इन दोनों का भी एक बहुत ही बढ़िया पैनल देखने को मिलता है। और हाँ मैं थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहूंगा तुम लोगों को कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं वो फाइट ही करने वाले हैं, बट इन दोनों के बीच में होने वाला डेथ मैच जो कि कितना ब्रूटल होगा वो तुम्हें देख कर ही पता चलेगा। अगर अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है जोंगमिन पर, जो कि इस वक्त पाक और जिनको भिड़ते हुए देख रहा होता है उन लोगों से। हम देखते हैं कि पाक अकेला ही नंबर 1 और नंबर 2 को संभाल रहा है, और वहीं जिन अकेला सियोक से भिड़ रहा है। जोंगमिन बोल रहा होता है भाई मुझे भी तो मौका दो। देख भाई मौका मिलता नहीं है, मौका छीनना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं पाक को, जिसने एक मुक्का नंबर 2 में मारा होता है, और वही मुक्का घुमाकर वो नंबर 1 में भी मार देता है। जो देखकर नंबर 1 फॉल बैक करते हुए सब बोलता है कि भाई मुझे तो लगा था तू बस अपनी किक्स का यूज कर सकता है। पाक से बेटा वो पुरानी बातें हो गई, कुछ नया बोल। तभी उसके पीछे से नंबर 2 पे अटैक करता वो बोल रहा होता बेटा ये ट्रिक्स हम पे काम नहीं करने वाली। पाक से अच्छा ऐसा है तो लगता है तू भूल गया कि मैं अपने किक्स का भी यूज कर सकता हूँ। ये बोलते वो पीछे के पीछे नंबर 2 में एक किक मारता और उड़ा देता है उसको। तभी नंबर 1 उसको पीछे से आकर पकड़ने का ट्राई करता जैसे कि वो उसको रोक लेगा, बट ना, पाक उसका हाथ पकड़ता और घुमाकर सीधा जमीन में चिपका देता है, और नंबर 1 वहीं पर खत्म। अभी पाक नंबर 1 को नंबर 2 के पास घिसटाते हुए लेकर जा रहा होता, भाई फुल डिसरिस्पेक्ट। पाक नंबर 2 से बोल रहा होता तो ये पता है क्या, मैं हमेशा से यही सोचता था कि जब भी हमारे बीच में एक प्रॉपर फाइट होगी तो तुम मेरे आगे कितने सेकंड टिकने वाले हो। देख रहा हो भाई लोंडे को हमेशा से यकीन था कि ये लोग सेकंड ही टिकने वाले, मिनट तो टिकने भी नहीं वाले। अभी पाक नंबर 1 को नंबर 2 के ऊपर फेंकते हुए बोलता है कि अब जब टेस्ट करने का वक्त आया है, आई रियलाइज यू आर मच वीकर देन आई थॉट। और ये बोलते ही वो एक ही किक में दोनों का गेम ओवर कर देता है। हम आते हैं जिन पर, जो कि इस वक्त सियोक से पिट रहा होता बहुत बुरी तरीके से, और तो सियोक उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है। अभी जिन जैसे तैसे करके उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है, और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इस हरामखोर की पावर और स्पीड तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जिसका मतलब कि यही वेस्ट टाइम है अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखा जाए। देन जिन अपने राइट हैंड का पंच घूमकर
सियोक के मुंह पे मारता है, जिसे सियोक हंसते हुए ब्लॉक कर लेता है, बट दूसरा नहीं कर पाता है। जिन वहीं के वहीं घूमता है और अपने लेफ्ट हैंड का पंच उसके मुंह पे दे मारता है और सियोक का थोबड़ा तोड़ दिया। अभी जिन हमें बताता है कि ये मूव असल में उसने पाक से सीखा था, जब पाक ने ये मूव गिल्सो के ऊपर यूज किया था। वेट, गिल्सो के ऊपर उसने ये मूव कब यूज करा? मुझे ठीक से याद तो नहीं, बट मुझे अच्छे से याद है कि पाक ने उस टाइम पर बस अपने किक्स का ही यूज किया था और पंचेस तो बहुत कम ही यूज किए थे। वेल, मैं तो भूल गया हूं, अगर तुम लोगों को मालूम हो तो कमेंट में बता देना। तो अगर जिन बता रहा होता है कि उसे ये मूव इतना पसंद आया था कि उसने सीधा इसकी प्रैक्टिस ही करना शुरू कर दिया और उसकी प्रैक्टिस का रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि सियोक के अंदर छेद कर दिए होते जिनने कुत्ते मार मार कर, जिससे सियोक की हालत काफी खराब हो जाती है, वो सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। देन जिन थैंक्स बोल रहा होता है कि सियोक ने उसकी डमी बनकर उसकी प्रैक्टिस जो करवा दी। देख रहे हो लुंडो, फुल ऑन डिसरिस्पेक्ट, जो इस वक्त सियोक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सियोक बोल रहा होता है, लगता है तुझ हरामखोर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। ये बोलते ही वो अपने पास से कैप्सूल्स का एक डब्बा निकालता और निकल जाता है उसमें से कैप्सूल्स निकालकर। और जरा तुम देखो भाई, लुक एट दिस पैनल, द मॉन्स्टर हैज अवेकेंड हियर। अभी ये देखकर जिन उससे बोल रहा होता, साले तूने भी वो ड्रग्स ले ली तो तुझमें और उस हरामखोर मैक्सन ग्रुप में फर्क क्या रह गया? सियोक से मैं तो बस इस पॉइंटलेस फाइट को खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ये कैप्सूल्स लोगों की पावर को कितना एनहेंस कर देते हैं और इसीलिए मुझे देखना है क्या मैं इसे हैंडल कर पाता हूँ या नहीं, और ये हैंडल नहीं कर पाने वाला उसे। अभी सियोक जिन की पलक झपकने से पहले उसके मुंह के सामने आया तो उसका मुंह पकड़कर सीधा जमीन में चिपका देता है। देन सियोक एक पंच प्रेपर करते हुए जिनसे बोलता है, बेटा इससे तुझे थोड़े से मैनर्स सीखने को मिलेंगे। ये बोलते ही वो जिन के मुंह पे एक घुसंटे मारता और जमीन ही तोड़ देता है और जिनकी हालत खराब और अभी उसको रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी सियोक उससे बोल रहा होता है, बेटा अ न्यू एरा इज कमिंग टू YMG हाई, यू विल सी दैट। बोलते ही वो जिनके मुंह पे लात मारने जा रहा होता है, बट उससे पहले ही पाक आकर सियोक के मुंह पे लात दे मारता है। पाक सियोक से बोलता है, ओए सुन बे बड़ो, मुझे इस बंदे के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए जब तक मैं इस बंदे से अपना हिसाब किताब चुकता नहीं कर लेता कोई और इसे छू भी नहीं सकता। तभी जिन खड़ा होता है वो पाक से बोलता है, ओए वो मेरा है, इसीलिए बेहतर होगा उससे दूर रहे क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत करी है उस पर। जो सुनकर पाक उससे बोलता है, हाँ भाई सही बोल रहा है, अभी जो मैंने तेरी मरने से बचे उसका थैंक्स कौन बोलेगा मुझे। ये दोनों ही लड़ना शुरू कर देते सियोक के लिए कि इससे मैं लड़ूंगा। बट इन द एंड द बोथ डिसाइडेड कि वो दोनों एक साथ मिलकर इससे फाइट करेंगे। अभी ये दोनों सियोक से फाइट करे उससे पहले हमें इन दोनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही YMG के शेड के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जिन पाक से पूछता है कि मैंने सुना है कि तूने सियोक की ग्रिपलिंग ट्रेनिंग को रिफ्यूज कर दिया है और तुझे लगता है तू मुझे इससे हरा देगा। जो उनका पाक उससे बोलता है, अबे साले तुझे तो मैं अपने एक पैर से हरा दूंगा। जिन से हाँ सही बोल रहा है, पहले फेयर फाइट करना तो सीख ले, मैं तुझे अपने एक ही हाथ से हरा दूंगा बेटा। जो सुनकर पाक गुस्से में आकर जिनकी कॉलर पकड़ लेता और तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। सियोंग उनसे बोलता है, अबे अगर तुम लोगों के पास झगड़ा करने का टाइम है तो थोड़ी ट्रेनिंग भी कर लो, और अगर तुम्हें फाइट करना ही है तो जाकर अरेना में करो ना, फकर पकड़ते क्या होता है। देन पाक उससे बोलता, भाई मैं तो इससे फाइट कर लूंगा, बट ये हमेशा मुझसे भागता ही रहता है। जिन उससे बोलता, साले क्या बकवास कर रहा है, वो तू है जो मुझसे भागता रहता है। तभी सियोंग उन दोनों से बोलता है, मैं भी तुम दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों के बीच में अगर एक मैच होता है तो ये कोई इजी मैच नहीं होगा, तो फिर क्यों बेवकूफों की तरह अपना टाइम करने में वेस्ट कर रहे हो। जो सुनकर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन आगे सियोंग बोलता है, एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करते हो तो तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यानी कि सियोंग सीधे सीधे बोलना चाह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो ये उसे भी हरा सकते हैं। तो अगर ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और अभी हम इन दोनों का कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि जिन यूज करने वाला है पंचेस को और पाक यूज करने वाला है अपनी लेग्स को, और ये दोनों ही तगड़े कोऑर्डिनेशन के साथ चढ़ जाते हैं सियोंग के ऊपर। अभी सियोंग ये देखकर हंसते हुए उनसे बोल रहा होता है, बेटा तुम ना हरा पाने वाले मुझे, मैं अकेला ही तुम जैसे दर्जनों वीकलिंग्स को संभाल सकता हूँ। और ये बोलते हुए पाक के मुंह पे मुक्का दे मारता है। जिन आगे बढ़कर एक किक प्रिपेयर करते हुए सियोंग से बोलता है, बेटा मुझे भूल गया क्या। जो सुनकर सियोंग भड़क जाता है और वो जिन के ऊपर अटैक करने को आने लगता है, बट वो जिन के ऊपर अटैक कर पाता है उससे पहले पाक आकर उसकी रिप्स में लात दे मारता है, जिससे सियोंग का ध्यान पूरा पाक की तरफ चला जाता है और तभी जिन उसके मुंह पे गंदा वाला घुसन दे मारता है। इन एट द मोमेंट उसी के साथ पाक भी अपनी लात उसके मुंह पे दे मारता है और फिर ये दोनों ही मिलकर उसकी माँ बहने कर देते हैं। दे घुसन दे लात बजाए जा रहे होते हैं वो सियोंग के ऊपर। देन पाक एक तगड़ी किक प्रिपेयर करते हुए जिनसे बोलता है, बेटा साइड में हो जा, इसको मैं खत्म करूंगा। देन जिन एक पंच प्रिपेयर करते हुए उससे बोलता है, अबे चल पूरी मेहनत मैंने करी और तू क्रेडिट लेकर जाएगा हाइट पे। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सियोंग अपनी फटी आवाज में बोलता है, तुम साले आराम करो। बट वो इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ये दोनों उसका मुंह तोड़ देते हैं और साथ ही उसके दांत भी, और इसी के साथ सियोंग वहीं पर खत्म। अभी जिन स्माइल करते हुए पाक को देख रहा होता है और पाक जिन को। देन ये दोनों एक दूसरे को डूड हाई फाई देते हैं। देखो मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, मैं इसे डूड हाई फाई बोलूंगा, तो मैं जो सही लगे मुझे बता देना। तो खैर अभी इन दोनों को ये करता हुआ जोंगमिन वहाँ पर देख रहा होता है। जोंगमिन भी लाइक, भाई लगता है तुम लोग मुझे भूल गए, मैं भी यहीं पर ही हूँ। साले तू बस वहाँ पर खड़ा है ऑडियंस बनकर, और बाकी उस पंच को ब्लॉक करने के अलावा तूने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन भाई सच में कहूंगा, मुझे देखना है जोंगमिन का पोटेंशियल, मुझे जानना है कि बंदा 5th एफिलिएट के बाद कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, बिकॉज ये उन गार्ड्स को तक बड़ी मुश्किल से हरा पाया था। और तो अभी हमने देखा भी था
किस्योक का इतना तगड़ा पंच तक उसने इजीली ब्लॉक कर लिया था। तो इसका मतलब लोंडे ने कुछ तो गेन किया ही है। खैर अभी हम यहीं से आते जो नाइंग पर, जो कि इस वक्त गिल्सो को जेंग के पास जाने के लिए बोल रहा होता है। गिल्सो से बोलता है भाई आर यू श्योर तू अकेला संभाल लेगा ना? जो नाइंग से बेटा टेंशन ना ले, मुझे इससे अपना पर्सनल हिसाब किताब चुकता करना है। जो सुनकर गिल्सो वहां से चला जाता है जो नाइंग से बेटा रेडी हो जब, बिकॉज नाउ आई शो यू व्हाट हैपेंड व्हेन यू मेस विद YMG हाइस मार्शल स्टूडेंट। हाँ मुझे पता है स्टूडेंट मार्शल बोलना था, मार्शल स्टूडेंट नहीं, बट वो निकल गया मुंह से। अब मैं क्या करूं? तो अभी ये बातें किससे बोल रहा है? हमारी मारिया से, जो कि इस वक्त उसके सामने क्वीन की तरह बैठी हुई है अपने गार्ड्स को लेकर। मारिया उससे बोल रही होती बेटा तुझे नहीं लग रहा तो खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है, बिकॉज अभी तक तेरी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है पुरानी फाइट से। जो सुनकर जो नाइंग उससे बोलता है कि अगर मैं किसी ऐसी चीज को खुद कर रोकने दूं तो मैं थर्ड ईयर के लिए एक एम्बेरेसिंग एग्जांपल बनकर ही रह जाऊंगा। यानी कि वो उस स्मोक की बात कर रहा है जो इस वक्त उसके अंदर है, और अगर वो उस स्मोक से रुक जाता है तो थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्शल के बीच में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि अगर वो ये फाइट हार भी जाता है, उस स्मोक की वजह से बेहोश हो भी जाता है, तो भी ऐसा कुछ होगा नहीं कि लोग उसकी रिस्पेक्ट न करे। बट उसने खुद को एक ऐसा बना कर रखा है लोगों के बीच में, यानी कि लोग जानते और उसे मानते कि जो नाइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए अभी वो खुद को ऐसी चीजों को रोकने नहीं देना चाहता। जो सुनकर मारिया उसे बोल रही होती है यू आर फुल ऑफ क्रेप, और जिन लोगों का ईगो बड़ा होता है वो बहुत ही बुरे होते हैं। और अभी इसने ऐसा क्यों बोला वो हमें आगे पता चलेगा। इसलिए मारिया अपने गार्ड से बोलते है चलो देखते हैं जो बोलता है वो करता भी है या नहीं। जो सुनते उसके दोनों गार्ड्स रेडी हो जाते फाइट के लिए, और वो उससे बोल रहा होता है हम बीच बो देंगे, जिसका मतलब क्या है वो तुम जान लेना अभी थोड़ी देर में। बट अभी के लिए मैं बता दूं ये दोनों ही ट्विंस हैं, और मैं इन दोनों को भी नंबर 1 और नंबर 2 ही बोलने वाला हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। और इसीलिए जिसके एक बाल की लाइट निकल रही है वो होगा नंबर 1, और जिसके 2 की निकल रही है वो होगा नंबर 2। अबे इजी है यार। अभी मारी अपनी जवान निकालते हुए बोल रही होती है ये बंदा बड़ा ही टफ एक्ट कर रहा है, लेट्स सी एक बार हमारा फूल खिल जाए तो ये कैसे टिकता है। भाई इस चीज को प्रोनाउंस करने के लिए मुझे 2 मिनट सोचना पड़ गया कि मुझे ये कैसे प्रोनाउंस करना है। वैसे तो मैं चाहता मैं इसे इंग्लिश में बोल सकता था, बट हर किसी को इतनी भारी इंग्लिश नहीं आती है, दैट्स व्हाई मैंने इसे हिंदी में प्रोनाउंस किया। और तो इसका क्या मतलब है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी जो नाइंग मारिया के उन गार्ड से बोल रहा था बेटा एक एक करके मत आना, एक साथ ही आ जाना, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे वीकलिंग्स के लिए। और तभी हमें वहां पर एक क्लॉक दिखाई जाती है जो कि टिक टिक आवाज कर रही होती है, और ये जो आवाज है जो नाइंग को इससे काफी दिक्कत हो रही होती है, वो तो उसके कानों में चुभ रही होती है। और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। बस अभी इतना समझ लो कि ये जो टिक टिक आवाज आ रही है ना, यही जो नाइंग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देने वाली है। तो कह रहा जो नाइंग ने उनसे बोला था ना कि बेटा एक साथ अटैक करना, इसीलिए वो उसको रिप्लाई दे रहे होते बेटा हम ट्विंस एंड वी ऑलवेज फाइट टुगेदर। और ये बोलते ही वो दोनों अलग अलग एंगल में बढ़ जाते और जो नाइंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, और तो जो नाइंग उनकी किक्स को ब्लॉक कर लेता है, बट उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, मे भी वो स्मोक की वजह से। तो कह रहा ये दोनों ही जो नाइंग के ऊपर एक साथ मिलकर काफी अच्छे कोऑर्डिनेशन में अटैक कर रहा होता है, और तो जो नाइंग उनके सभी अटैक्स को जैसे तैसे करके डॉज कर रहा होता है। और अभी जो नाइंग समझ जाता है कि दोनों ही मार्शल आर्ट में प्रॉपर्ली ट्रेन हुए रखे हैं, इसलिए वो इन दोनों के पास रहकर इनसे फाइट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो इन दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। नंबर 1 उससे बोलता आई कांट बिलीव कि तू रिट्रीट कर रहा है, वो भी इतना सब कुछ बोलने के बाद। नंबर 2 बोलता है बस यही है जो तू कर सकता है, और ये बोलते ये दोनों एक साथ ही जो नाइंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो नाइंग से अबे साले ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तो बस स्टार्ट अप करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था बस। और ये बोलते ही वो उन दोनों के ऊपर बहुत ही तगड़ी ब्राजीलियन किक्स मारता है एंड उड़ा देता है दोनों को। भाई देख रहे हो तुम, मतलब लोंडे को ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। और ये जो इसने स्टाइल यहाँ पर यूज किया है इसका नाम है कैपोईरा। ये इसकी स्पेलिंग और मुझे लगता है मैंने सही प्रोनाउंस किया है। और अभी जो नाइंग का मजाक उड़ाते बोल रहा होता तुम अदर वीकलिंग से थोड़े से बेटर हो, बट यू आर स्टिल नो मैच फॉर मी। ये बोलते जो नाइंग अपने मारिया के पास जाने लगता है, तभी वो दोनों ट्विंस फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही बोल रहे होते हैं भाई यकीनन तू फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बट इन द एंड तू हारेगा। जो नाइंग उनसे बोलता है चलो ठीक है देखते हैं, जब मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटता हूँ तब भी तुम यही बोलोगे या नहीं। देन जो नाइंग ताइक्वांडो किक्स का यूज करता और बजा देता है दोनों को, और ये दोनों हराम को पिटते हुए भी यही बोल रहे होते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ तुझे टॉप तक ले जाने के लिए इनफ नहीं है। यानी कि ये दोनों कहना चाह रहे हैं कि जो नाइंग इनको फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हरा पाने वाला, बिकॉज इनके पास है माइंड पावर, मीन विल पावर। और ये बोलते ही दोनों जो नाइंग के ऊपर एक साथ अटैक करते थे जिसे जो नाइंग इजीली ब्लॉक कर लेता है। देन जो नाइंग पीछे हटता और एक में दोनों को दीवार में घुसा देता है। देन जो नाइंग से माइंड पावर, सही कहा, इस चीज को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए एक पुरानी पिटाई से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। और जो नाइंग के ये सब बोलते ये दोनों हराम को और फिर से उठने लगते हैं। और अब ये दोनों बोल रहे होते हैं कि फिजिकल पेन मेंटेलिटी की ट्रेनिंग कर देता है, यानी कि ये दोनों जो पिट रहे हैं ना इनकी ट्रेनिंग हो रही है, इनका जो दिमाग है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए जा रहा है पिट कर। और अभी ये बोलकर जो नाइंग के ऊपर फिर से चढ़ जाते हैं। अब ये दोनों एक साथ जो नाइंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और जो नाइंग इनके पंचेस को अपने पंचेस से ब्लॉक कर रहा होता है। और अभी जो नाइंग अपने मन में बोल रहा होता साले ये लोग आखिर हैं क्या ज़ॉम्बी, बिकॉज इतना पिटने के बाद भी ये दोनों बार बार उठकर खड़े हो जा रहे हैं, या फिर ये दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी पर्पस पे। अभी जो नाइंग से फिर से थोड़ी सी दूरी बना लेता है ताकि वो इन लोगों से ढंग से फाइट कर पाए। बट नंबर 2 उसके ऊपर पागलों की तरह रश कर देता है, और इसीलिए फिर जो नाइंग डिसाइड किया अब वो रहम नहीं करने वाला। अभी नंबर 2 जो नाइंग के पास आ रहा होता है, जो नाइंग एक किक प्रिपेयर करता
और उसकी टांग तोड़ देता है और उसी फोर्स के साथ वो जंप करता और नंबर 1 के मुंह पे भी लाते मारता है। और अभी तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि कौन सी किक थी, मैं जरा ये क्लिप चलाता हूँ। हाँ, ये किक मारी थी जो नाइंग ने एक ही मोमेंट के अंदर। और अभी हम देखते हैं कि नंबर 2 अपने पैर को पकड़े होता है, जब जो नाइंग आकर उसके पैर पे लात दे मारता है। और इसी के साथ अब ये दोनों नहीं लड़ने वाले। अभी जो नाइंग उनसे बोल रहा होता बेटा नेक्स्ट टाइम अपनी बराबरी वाले से लड़ना। और ये बात वो अपने जेब में हाथ रखते हुए बोल रहा होता, भाई देख रहे हो लोंडा अपना और फार्मिंग कर रहा है यहाँ पर। और अभी ये देखकर मारिया उसके लिए ताली बजाना शुरू कर देती है, बिकॉज उसने हमारी मारिया को इम्प्रेस जो कर दिया है। अभी जो नाइंग उससे पूछ रहा होता है कि तू तालियां क्यों बजा रही है, कि तुझे अपने लोगों को पिटता वो देखकर अच्छा लगता है। जो मारिया उसे बता दिया, अरे ना हाँ, मैं उन सबकी केयर करती हूँ, बल्कि मैं तो उनकी इस महान सेक्रीफाइस से काफी खुश हूँ। और इस वक्त तुम मारिया के पीछे टिकटॉक की आवाज सुन ही रहे होगे उसके लोग की। और भला मैं ये टिकटॉक की आवाज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, फॉर सम रीजन, तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी मारिया ये बोलते हुए उस लॉलीपॉप को अपने दांतों के बीच में दबाती है और तोड़ देती है। और उसे तोड़ते ही मारिया का भी फेस टूट जाता है। और तभी जोना इनके पीछे से कई सारे हाथ आकर उसको पकड़ लेते हैं, जो देखकर जोना एकदम से काफी डर जाता है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, नंबर 1 और नंबर 2 उसके पीछे होते हैं, जो देखकर जोना को यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों हरामखोर फिर से उठकर खड़े हो गए। अभी जो नाइंग गुस्से में आकर नंबर 1 और नंबर 2 में एक लात मारता और उसकी लात पड़ती नंबर 1 और नंबर 2 टूट जाते हैं, जो देखकर जो नाइंग को भी यकीन नहीं आ रहा होता है। और अभी उन दोनों की टूटते जो नाइंग के पीछे से एक अंधेरा आता और उसको घेर लेता है। जो नाइंग देखता है कि अब वो एकदम से एक बंद कमरे के अंदर आ गया है, कैसे? तभी मारिया आकर उससे बोलती है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, फाइट पर फोकस नहीं कर पा रहे क्या? जो नाइंग देखता है कि इस वक्त उसके सामने एक मारिया नहीं बल्कि दो मारिया खड़ी हुई है, जो देखकर जो नाइंग उससे पूछता, हरामखोर तूने मेरे साथ किया क्या है? मारिया उसे बोलती है, मान ले मैंने सिम्फनी प्ले करना स्टार्ट कर दिया है ताकि तेरे असली रंग देख सकूं। देखो तुम लोगों को अगर नहीं पता तो सिम्फनी असल में कुछ म्यूजिक्स को बोलते हैं, अलग तरह के होते हैं वो। तो अभी ये बोलते हैं हमारी दोनों मारिया जो नाइंग के ऊपर हमने सामने से अटैक कर देती हैं। और ये देखकर जो नाइंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन दोनों में से असली है कौन। उन दोनों में से कोई भी असली मारिया होती ही नहीं है। जो असली मारिया होती है वो उसके सामने से आकर उसके मुंह पे मुक्का दे मारती है। मारिया उससे बोलती है, क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आ रहा तेरे साथ क्या हुआ है? कोई ना थोड़ा और सोच ले, आखिर तेरे साथ फाइट स्टार्ट होने से पहले हुआ क्या था। तो चलो अब मैं मारिया के थ्रू तुम लोगों को समझाने वाला हूँ कि आखिर ये सब हुआ क्या है। तो देखो वो जो क्लॉक का टिकटॉक साउंड था वो असल में जो नाइंग को हिप्नोटाइज करने के लिए था, और वहीं से मारिया की सिम्फनी स्टार्ट हो गई थी। वो जो नंबर 1 और नंबर 2 जो नाइंग के ऊपर अटैक कर रहे थे वो असल में उसको साउंड से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे थे, ताकि वो टिकटॉक के साउंड पे ज्यादा फोकस न कर पाए, वरना वो जो हिप्नोटिज्म था वो सही से एक्टिवेट ही नहीं होगा। और वो जो उनके अटैक थे वो परफेक्टली उस क्लॉक की रिदम के साथ मैच हो रहे थे, मतलब उसके साउंड के साथ मैच हो रहे थे। उन अटैक्स के अंदर भी थी मारिया की सिम्फनी। लास्ट में मारिया ने उस हिप्नोटिज्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए वो लॉलीपॉप को तोड़ा था, और वही था वो मारिया का फ्लावर ब्लूम, यानी कि वही फूल खिलना। और अब जाकर जो नाइंग को रियलाइज होता है कि वो मारिया के हिप्नोटिज्म के अंदर फंस चुका है। और अभी जो नाइंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मारिया उसके पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है। मारिया उसे बोलती है, पैनिक ना हो मुन्ना, बिकॉज तू इकलौता नहीं है बल्कि तेरे सभी फ्रेंड्स एक के बाद एक हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं। अभी मारिया का हमें ओरा दिखाया जाता है जो कि एक स्पाइडर का ओरा होता है, जिसका मतलब कि मारिया का काम है लोगों को अपने जाल में फंसाना। और अभी मारिया के इतने सारे हाथों ने जाकर जो नाइंग को पकड़ लिया होता है। अभी जो नाइंग के साथ क्या होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम आते हैं गिल्स ऊपर। और इस वक्त वो किंग के सामने खड़ा होता है। किंग गिल्स उसे बोल रहा होता है, क्या बात है हम फिर से मिल गए। वो कहते हैं ना दुश्मनों का मिलना किस्मत में लिखा होता है, और शायद से हमारा मिलना भी किस्मत का ही खेल है। गिल्स उसे बोलता है, मैं तो जैसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आजा सीधा फाइट करते हैं। जो सुनकर किंग उससे बोलता है, अच्छा तो तू जेंग को ढूंढ रहा है, टेंशन न ले मुन्ना, बिकॉज तुम दोनों ही आज मरने वाले हो। और ये बोलते ही किंग अपने पास से एक नाइफ निकाल लेता है। और यही वजह थी मैंने तुम लोगों से कहा था कि बाकी सब सिर्फ फाइट करने वाले, बट इन दोनों के बीच में होगी डेथ बैटल। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है जेंग पर, जो कि इस वक्त आ गया होता है टेंकाई की लेव में। तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर पूरी जगह पर वो स्मोकी फैला हुआ है, बट जेंग को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर टेंकाई जेंग का वेलकम कर रहा होता है कि वेलकम टू माय पैराडाइज। और इसके लिए भी मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि इस बंदे के अंदर भी खून से ज्यादा ड्रग्स बह रहे हैं, और मैं ड्रग्स क्यों बोल रहा हूँ, फॉर सम रीजन। तो अब इन सभी की फाइट का सेटअप हो गया कि कौन किससे लड़ने वाला है। ना जो नाइंग वो लड़ेगा मारिया से, गिल्सू लड़ेगा किंग से, और अपना जेंग लड़ेगा टेंकाई से। और इसलिए अब सबसे पहले हम आते हैं जो नाइंग पर, जहाँ पर हमें उसका पास दिखाया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि इस वक्त जो नाइंग की काफी कम उम्र होती है और लगभग 15-14 साल का होगा। अभी हम देखते हैं कि जो नाइंग के पूरे घर में आग लग गई होती है, और वो इस वक्त किसी ये जिन नाम के बंदे को ढूंढ रहा होता है। तभी जो नाइंग को अपने सामने वाले रूम में से ये जिन की आवाज आती है। जो नाइंग जैसे ये जिन को बचाने के लिए उस कमरे में जाता है,
उसके सामने ये जिन नहीं बल्कि मारिया बैठी होती है, यानी कि ये कोई जोनाइन का पास्ट नहीं है, बल्कि मारिया ने उसको अपने इल्यूजन में फंसा कर रखा है। जोनाइन से बोल रही होती है क्या हुआ, नाराज काय को हो गए, दर्द भरी यादें आंखों के सामने आ गई क्या। और अभी ये सब देखकर जोनाइन का दिमाग खराब होने लगता है। वो जमीन पर लेटकर मारिया से बोल रहा होता है कि आखिर तू मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है। जो सुनकर मारिया उससे बोलती है कि हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मास्क पहनकर रखता ही है, तो क्या तू अपने मास्क के पीछे वाले असली जोनाइन को नहीं देखना चाहेगा। यहाँ पर मारिया ये कहना चाह रही है कि हर कोई जो है अपनी जिंदगी में झूठ का नकाब ओढ़े रखता है, यानी कि वो लोगों को बाहर से कुछ और दिखाता है और अंदर से वो कुछ और ही होता है, और इसीलिए वो देखना चाहती है कि जोनाइन अंदर से है क्या। लेकिन जोनाइन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इसलिए वो गुस्से में आकर मारिया के मुंह पे मुक्का दे मारता है, बट वो असली मारिया होती ही नहीं है। असली मारिया उसके पीछे से आकर उसमें एक तगड़ी वाली लात मारती है, जिससे जोनाइन सीधा दीवार में जाकर घुस जाता है। अभी मारिया उससे बोल रही होती कि मुझे हैरानी है कि तो सेल्फ राइटियस हीरो की तरह एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ा होगा। जहाँ तक मुझे पता है इन सभी के आंसर तेरे अंदर ही है। और अभी यहाँ पर जोनाइन खुद को संभालते हुए खुद से यही बोल रहा होता है कि इस वक्त उसके हिप्नोसिस के अंदर है, इसीलिए इस वक्त वो जो कुछ भी देखता है वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, वरना वो उसके जाल में फंसता ही चला जाएगा। अभी जोनाइन फोकस करने लगता है मारिया पर कि वो असली मारिया को सिर्फ तभी देख सकता है जब मारिया उसके ऊपर अटैक कर रही हो। और अभी मारिया ने क्योंकि उससे बोला था ना कि तुझे सेल्फ राइटियस हीरो बनने की एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, इसीलिए जोनाइन भी उससे पूछ रहा होता है एक बात बता, तुझे इतना ट्विस्टेड किसने बना दिया, आखिर क्यों तो ये सब मजे के लिए कर रही है। ये बोलते वो मारिया के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, बट मारिया के कई सारे हाथ उसको आगे पीछे ऊपर नीचे से आकर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जो असली मारिया होती है वो उसको कूटना शुरू कर देती है, और उसे पीटते हुए मारिया बता रही होती है कि आखिर वो इतना ट्विस्टेड कैसे बन गई। मारिया उसे बोलती है यू आर राइट, हर किसी को अपना खालीपन भरना ही होता है, यानी कि जो लोग अकेले पड़ जाते हैं उनको कैसे भी करके बस अपना खालीपन भरना होता है, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं ताकि उनका खालीपन जो है दूर हो सके, जैसा कि जोनाइन कर रहा है। बिकॉज जोनाइन के पास में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसको भुलाकर वो आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है, जैसा कि मारिया ने कहा था ना अभी जोनाइन से कि तुझे सेल्फ राइटियस हीरो बनने की एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ा होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सेल्फ राइटियस हीरो का मतलब आखिर होता क्या है। देखो सेल्फ राइटियस हीरो का मतलब होता है एक ऐसा हीरो जो कि दिखावा करता हो, यानी कि वो बाहर से ये दिखा रहा है कि वो एक हीरो है, बट अंदर से वो क्या है उसे खुद को भी नहीं पता। आई होप कि मैंने सही समझाया हो, और अगर किसी और को इससे ज्यादा अच्छा मतलब पता हो तो बता देना कमेंट में। तो खैर अभी मारिया जोनाइन को पीटते हुए बता रही होती है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची, यानी कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। अभी हमें यहाँ पर मारिया का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया बता रही होती है कि जो लोगों के पास कुछ नहीं होता है वो उस चीज के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, और मारिया की केस में वो चीज उसकी फैमिली थी। अभी मारिया हमें बता रही होती है कि वो एक बड़ी सी कंपनी की सीईओ की एक नाजायज औलाद है। हम देखते हैं मारिया की फैमिली को जहाँ पर उसके डैड जो है किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं। देन मारिया अपनी मोम से पूछती है कि आखिर उसे कितनी रातें सोना पड़ेंगी जब जाकर है ना उसके डैड वापस आएंगे। वही बच्चों वाला क्वेश्चन मारिया की मोमो से बताती है कि अगर वो अच्छे बिहेव करती है तो उन्हें आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन उसकी मोमो से वो प्रेजेंट देती है जो कि उसके डैड उसके लिए छोड़कर गए होते हैं, एक वेनिला फ्लेवर लॉलीपॉप जो कि उसकी डैड की कंपनी ने न्यू रिलीज की होती है। अब समझ में आया कि मारिया को इतना लॉलीपॉप चूसने की आदत क्यों है। तो इससे तो तुम समझ ही गए हो कि उसके जो डैड हैं वो एक बड़ी सी कैंडी कंपनी के सीईओ हैं। तो खैर अभी मारिया बता रही होती है कि जितना उससे हो सका उसने उतना अच्छा बिहेव करने का ट्राई किया ताकि जो हैप्पी फैमिली वो चाहती थी वो उसे मिल जाए और उसके डैड भी जल्दी घर वापस आ जाएं। बट काफी साल बीतने के बाद भी उसके डैड घर वापस नहीं आए, और एक दिन जब उसे उसके डैड मिलते हैं तो वो उसको इग्नोर मारकर सीधा अपनी कार में बैठ कर निकल लेते हैं, और उस दिन के बाद उसे रियलाइज हो गया कि उसके डैड उसे प्यार करते ही नहीं है, और जो फैमिली वो चाहती थी वो कभी उसके पास थी ही नहीं और ना ही कभी उसे मिल पाएगी। और अभी मारिया बता रही होती है कि पता नहीं कैसे बट उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी जो है डार्कनेस में डूबना शुरू हो जाती है। आई थोड़े से पता चल गया होगा कि वो अपने बाप की नाजायज औलाद है, या फिर शायद फिर कोई और वजह हो, क्या पता। खैर जो भी हो, अभी मारिया बता रही होती है जब वो अंधेरे में डूब रही थी तब उसको वहां से निकालने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था, और इसीलिए शी डिसाइड कि वो अपनी इस डार्कनेस वाली जिंदगी को खत्म कर देगी पूरी तरीके से। हाँ तुमने सही समझा, यानी कि फिर उसने ना सुसाइड करने का फैसला ले लिया, बट वो कर पाती उससे पहले ही वहाँ पर गिनमिल्ली, टाइसन और टेंकाई आकर उसे रोक लेते हैं। उसको बचाने के पर्पज से नहीं, वो लोग उसे रोकते हैं बिकॉज वो उनकी जगह पर आकर सुसाइड कर रही होती है। गिनमिल्ली उसे बोलता है भाई अगर मरना है तो कहीं और जाकर मर गया, हमारी जगह है। अभी मारिया बता रही होती है कि उन तीनों के पास भी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन तब भी वो तीनों खुश थे एक फैमिली की तरह। उस दिन मारिया को रियलाइज हुआ कि फैमिली बनाने के लिए खून के रिश्तों की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है तो दिल के रिश्तों की, और उस दिन के बाद ही वो तीनों मारिया की फैमिली बन गए। और इसीलिए मारिया इस वक्त जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ ही अपनी फैमिली के लिए कर रही है, और इसीलिए अभी मारिया बोल रही होती है कि अगर उसको अपनी फैमिली के लिए अपने हाथ गंदे करने भी पड़े तो वो करेगी, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और ये बोलते हुए अभी मारिया जोनाइन में एक किक मारने जा रही होती है, और जोनाइन को इस वक्त उसके हाथों ने पकड़ा होता है इसलिए वो छूट नहीं पा रहा होता है, बट वो कुछ भी हो है तो इल्यूजन ही ना, इसलिए जोनाइन अपने लिप्स पे बाइट कर लेता है खुद को एक झटका देने के लिए ताकि वो उस इल्यूजन से बाहर आ सके, और ये काम करता भी है। वो सारे हाथ गायब हो जाते हैं जिसकी वजह से जोनाइन फिर मारिया की किक से बच जाता है। अभी जोनाइन मारिया से बोल रहा होता है तूने कहा कि तू अपनी फैमिली के लिए अपने हाथ गंदे भी कर सकती है, बट वो लोग तो कुछ घटिया लोग ही हैं। आगे जोनाइन बोलता है कि मैं समझ गया कि तू ये सब क्यों कर रही है, तू बस उनका यूज कर रही है ताकि तू उनके थ्रू वो कर सके
जो तू करना चाहती है। और ये बोलते वो एक बहुत ही तगड़े फुटवर्क के साथ मारियो के ऊपर एक किक मारता है, जिससे मारियो लकीली बच जाती है। जोनेंग उससे बोलता है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने का मतलब ये नहीं होता है। और जोनेंग की ये बोलते हमें जोनेंग का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते जोनेंग को, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर काफी क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा होता है। और डॉक्टर उसकी मोम को बता रहा होता है कि जोनेंग के लंग्स में असल में परमानेंट डैमेज पहुंच गया है। जिस सुनकर उसकी मोम को फिर रोना सा आ जाता है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करें, बिकॉज उसे जो नेशनल सॉकर टीम के अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है। बट डॉक्टर उन्हें मना कर देता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इससे जोनेंग की नॉर्मल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इससे जो है वो कभी भी स्पोर्ट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर उसकी छोटी बहन जो है वो रोना शुरू कर देती है। जोनेंग की इस हालत के पीछे वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देती है। हाँ, इसी का नाम है ये जिन, और यही है वो जिसको जोनेंग आग में से बचा रहा था। और इसी को बचाने की वजह से जोनेंग की इस वक्त ये हालत हुई पड़ी है। अभी ये रोते हुए खुद ही को ब्लेम कर रही होती है। तभी जोनेंग उठता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। जोनेंग उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सो डोंट वरी। मुझे पता है कि अब मैं सोकर नहीं खेल पाऊंगा, बट आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग। अभी जोनेंग मारियो को बता रहा होता है कि वो दिन उसकी जिंदगी के काफी मुश्किल भरे दिन थे, बट वो एक चीज थी जिसका जिंदगी में मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स कि मुझे क्यों अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहिए। ये बोलते हुए मारिया में एक बहुत ही तगड़ी किक मारता है, जैसे मारिया हंसते हुए डॉज कर लेती है। बट जोनेंग का निशाना मारिया थी ही नहीं। जोनेंग का निशाना था वो क्लॉक जो टिकटॉक टिकटॉक कर रही थी बार बार। और जैसे ही वो क्लॉक टूटती है मारिया का पूरा इल्यूजन गायब हो जाता है। अभी जोनेंग मारिया से बोल रहा होता है ये घटिया ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, बिकॉज मैं इससे भी बदतर दर्द से गुजरा हूँ। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है टेंकाई और जेंग पर। और तुम जरा टेंकाई को देख रहे हो, बच्चा लग रहा है जेंग के सामने वो तो। खैर अभी जेंग उससे बोल रहा होता है बेटा तेरे बस की नहीं है, जब आपको बुला कर ला। टेंकाई उससे बोलता है कि अगर तुझे किंग को चैलेंज करना है तो उससे पहले तुझे नाइट से होकर गुजरना होगा, यानी कि किंग है टाइसन और ये है उसका नाइट। और ये सुनते ही जेंग वार्म अप करना शुरू कर देता है। जेंग उससे बोलता है ठीक है बेटा, पर पहले मुझे ये बता तू डेडलॉक के अगेंस्ट कैसा है, आर यू बेटर देन हिम। जो उनका टेंकाई को कुछ समझ में नहीं आता, भाई क्या डेडलॉक, तू टायरन गोवन की बात कर रहा है क्या, और साला तू मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकता है, वो बंदे के पास तो जो कुछ भी था बस वो उसकी स्पीड ही थी, उसके अलावा उसके पास कुछ था ही नहीं। जो सुनकर जेंग उससे बोलता अच्छा तो तू कह रहा है कि टायरन गोवन तो उससे ज्यादा फास्ट है, अगर ऐसा है तो चल ठीक है 60% तो ठीक ही रहेगा। ओ भाई इसका मतलब तुम समझ रहे हो जेंग इसके ऊपर बस अपना 60% देने वाला है, 100 भी नहीं देगा इसको तो। बट ये बात टेंकाई को समझ में नहीं आती कि क्या क्या, क्या 60% भाई। और तो ये कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेंग आकर इसको सीधा जमीन में गाड़ देता है, नहीं रियल वाला जमीन में गाड़ देता है इसको। जेंग के एक ही पंच में जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं, और टेंकाई उसकी तो हालत खराब। अभी जेंग उससे बोलता है बेटा मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि कहीं मैं तुझे मार ना दूं। भाई मतलब जेंग इसके साथ सीरियस भी नहीं लड़ने वाला। खैर अभी हम इनकी फाइट में आगे बढ़े उससे पहले हम वापस आते हैं मारिया पर, और हमें उसका एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और ये फ्लैशबैक मारिया का पूरा फ्लैशबैक होगा, इसमें हमें थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा। अभी हम देखते हैं मारिया को जो कि इस वक्त रोते हुए अपने बाल काट रही होती है, बिकॉज उसका बाप उसे छोड़कर चला गया, जिस वजह से मारिया काफी डिप्रेशन में आ गई होती है। और इस डिप्रेशन के लिए वो पूरे वर्ल्ड को ब्लेम कर रही है। भाई हद होती है, नहीं भाई मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो इसका जिम्मेदार पूरी दुनिया होगी, ये भी सही है खुद को तसल्ली देने के लिए। खैर अभी मारिया के ऊपर वाले फ्लोर में से कुछ कपल्स के आपस में लड़ने की आवाज आ रही होती है, जो कि काफी बदतर तरीके से लड़ रहे होते हैं। और अभी मारिया बता रही होती कि वो अपने पड़ोस की एक सबसे चीपेस्ट बिल्डिंग में रहती है, जो कि पूरी प्रॉब्लम से ही भरी पड़ी है, देखकर समझ में आ रहा है। आगे हमें मारिया बता रही होती है कि उसने अपने डिप्रेशन से फाइट करने का काफी ट्राई करा, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। देन शी डिसाइड कि वो अपने डिप्रेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, खुद को खत्म करके, बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि ना ही उसके पास उसकी माँ है और ना ही उसका बाप, और ना ही उसे संभालने के लिए उसके पास कोई फ्रेंड्स हैं। और इसलिए वो अपनी उस चीपेस्ट बिल्डिंग के रूफटॉप पर से छलांग मारने जा रही होती है। तभी वहां पर गिनविनली, टाइसन और टेंकाई आ जाते हैं, और ये वही मोमेंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अभी गिनविनली मारिया को रोक लेता है, क्या कहकर तुम्हें पता है। देन ये तीनों ही खुद को मारिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और अभी हमें पता चलता है कि मारिया के ऊपर वाले फ्लोर में जो दो कपल बुरी तरीके से लड़ रहे थे ना, वो असल में गिनविनली के पेरेंट्स होते हैं। अभी खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद गिनविनली मारिया से पूछता है तू जरूर उस अमीर बंदे की नाजायज औलाद होगी, एम आई राइट। मैंने रूमर सुना है कि कुछ फैंसी कार यहाँ पर आती जाती रहती हैं, जो कि यहाँ की है ही नहीं, और मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर सम फैंसी कार लिखा है, नॉट कार्स। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, अगर इसके बाप को इसकी टेंशन है ही नहीं तो फिर वो फैंसी कार्स का यहाँ पर आना जाना क्यों लगा रहता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें मारिया का फ्लैशबैक थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहिए था कि इसकी माँ कहाँ गई, और जो इसका बाप इसकी इतनी केयर किया करता था वो अचानक से बदल कैसे गया। मैं ये केयर वाला पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में हमने इसके बाप को खुश देखा था इनके साथ। खैर जो भी हो, अभी मारिया गिनविनली की ये बात सुनकर उन्हें ही नीचे दिखाना शुरू कर देती है कि सालो तुम लोग बस लूजर्स हो और कुछ नहीं। जो सुनकर गिनविनली उससे बोलता अच्छा तो तूने अपनी लाइफ में ऐसा क्या उखाड़ लिया। मारिया उनसे बोलती है मैं तुम बेवकूफों की तरह नहीं हूँ, तुम्हें पता भी मेरा बाप कौन है। हाँ उन्हें पता है, जिसकी तू नाजायज औलाद है। खैर अभी मारिया ये सब बोली रही होती है, तभी वो बाउंड्री ग्रिल टूट जाती है जिसे मारिया भी पकड़े होती है। मारिया ऊपर से गिरने वाली होती है, तभी गिनविनली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, और ये दोनों गिनविनली को, भाई देख रहे हो कितना तगड़ा कोऑर्डिनेशन है। खैर अभी ये लोग मारिया को बचा लेते हैं। देन गिनविनली उससे बोलता
है कि जब भी तुझे घर में बोर फील हो ऊपर आकर हमें ज्वाइन कर लिया कर, तुझे अच्छा फील होगा। एटलीस्ट ये खुद को मारने से तो बेटर ही है। और ये बोलते हो गिन मिल्ली अपना हाथ मारिया के लिए आगे बढ़ाता और फिर क्या, इन चारों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये चारों आपस में काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं, लाइक रियल बडी। तुम देख ही सकते हो कि इन लोगों के बीच में काफी नोक जोक भी हो रही है। और हाँ, हमने जो फोर्थ एफिलेट के अंदर टाइसन के हाथों में जो फोटो देखा था वो भी इन्हीं दोनों का फोटो होता है। तो बस यही था मारिया का पूरा फ्लैशबैक। अभी हम आते हैं मारिया पर, जो कि इस वक्त जोनाइन से काफी इंप्रेस हो रही होती है बिकॉज उसने उसका हिप्नोसिस जो तोड़ दिया। अरे हाँ भाई, हिप्नोसिस। इन्होंने अभी हमें ये तो बताया ही नहीं कि मारिया ने हिप्नोसिस कब सीखा। व्हाट द हेल, आखिर चल क्या रही है ये सब? ये कैसा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है भाई? हमें तो पास्ट सही से समझ में भी नहीं आया अभी तक। भाई देखो, इस सीजन का एंड होने वाला है कुछ ही चैप्टर्स बाद और मैं नहीं चाहता कि मैं बस कंफ्यूजन में ही पड़ा रह जाऊं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सीजन एंड होने से पहले पहले मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। खैर अभी मारिया जोनाइन से बोल रही होती कि तूने भले ही मेरा हिप्नोसिस तोड़ दिया हो बट इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू इन्हें घटिया ट्रिक्स ही क्यों ना कहे, बट हम जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। ये बोलते हुए जोनाइन को काफी पुश कर रही होती है बट जोनाइन वो इसकी बकबक से काफी परेशान हो जाता है और इसीलिए वो मारिया को एक ही घुसड़ में जमीन पर लिटाल देता है। जोनाइन मारिया से बोल रहा होता है कि तू बस उनका यूज कर रही है अपनी घटिया चालों के लिए और कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। और भाई मारिया जोनाइन से बोल रही होती है मुझे पता है तू कभी भी बेहोश हो जाएगा। देन जोनाइन मारिया से बोलता है कि मैं कभी नहीं हारूंगा बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है किसी से। वो उसने अपनी छोटी बहन से कहा था ना, आई एम स्टिल स्ट्रांग, ये उसी प्रॉमिस की बात कर रहा है। अभी जोनाइन ये बोलते हुए जंप करता और एक बहुत ही तगड़ी लात मारिया के मुंह पे दे मारता है और भाई मारिया खत्म। और ये बंदा फिर मारिया के ऊपर लात रख के भी खड़ा हो जाता है। एंड ब्रो वेट अ मिनट, ये कहां पर लात रखे? साले लात अड़ा, साला टर्की कहीं का। खैर अब हम वापस से आते हैं जेंग पर, जो कि इस वक्त टेंकाई को सुलाकर वहां से जा रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि टेंकाई तो फिर से खड़ा होगा जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जो देखकर जेंग बोल रहा होता है व्हाट द हेल साले तू है क्या मॉन्स्टर? टेंकाई बोलता भाई ये बात तो मैं भी तेरे बारे में बोलना चाहूंगा बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तू मेरे इस स्मोक चेंबर के अंदर बिना किसी दिक्कत के खड़ा हुआ है। जेंग उससे बोलता है मुझे तेरे ऐसे बंदों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए वो टेंकाई के पास आता है और एक ही घुसड़ में उसको हवा में उड़ा देता है और हवा में टेंकाई खुद को रिकवर भी कर लेता है। भाई क्या है ये देखकर तो जेंग भी बोल देता है भाई अगर तो है क्या, तूने अपनी बॉडी के साथ किया क्या है? टेंकाई से मैंने बस अपने लिए एक मास्टरपीस बना लिया है और कुछ नहीं, ये मेरे लिए अब तक की बेस्ट क्रिएशन है जो मैंने तेरे लिए डिजाइन की है, यानी जेंग से फाइट करने के लिए। टेंकाई जेंग से बोल रहा होता है तो चलो इस क्रिएशन का रिजल्ट देखा जाए। ये बोलते हुए जेंग के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। वो जेंग के ऊपर काफी हेवी पंचेस लैंड करता है और तो जेंग उसको ब्लॉक कर रहा होता है। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जेंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक मोमेंट पर आकर टेंकाई का हाथ ही टूट जाता है और टेंकाई वो अपने टूटे हाथ से भी जेंग को मार देता है और उसे उड़ तोड़ देता है। टेंकाई बोल रहा होता है भाई तूने इस अटैक को तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये बोलते हुए अपने टूटे हाथ को वापस से रिकवर कर लेता। भाई ये है क्या? भाई मोए शाके की मीजेंग उस अमीर बाप की नाजायज औलाद थी और ये जरूर डेडपुल की नाजायज औलाद होगा। अब ये अपना हाथ ठीक करने का जेंग के ऊपर वापस से अटैक करना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है कि कुछ फिजिकल एबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनके साथ तुम पैदा होते हो, यानी कि ब्लेसिंग चाइल्ड्स की बात कर रहा है। और अभी ये बोलते हुए जेंग में एक गंदा वाला घुसड़ मारता है और जेंग को दीवार में गाड़ देता है। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जेंग आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वो पंच मारने के बाद टेंकाई की उंगलियां टूट गई होती हैं। टेंकाई जेंग से बोल रहा होता है कि किसी की बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग हो सकती है उसकी भी एक लिमिट होती है। ये बोलते हुए टेंकाई अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ था, ना तो उसके पास कोई स्पीड थी और ना ही किसी तरीके की स्ट्रेंथ, और इसीलिए फिर उसने खुद ही के लिए खुद ही से सॉल्यूशन बना लिया। और वो कैसे? अपना ब्रेन और ड्रुग्स का यूज करके। देखो मैं इसे ड्रुग्स ही बोलूंगा, ठीक है, तुम समझ जाना, वरना बाद में मुझे मोनेटाइजेशन के टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती है। खैर अभी टेंकाई बोल रहा होता है कि उसने ड्रुग्स का यूज करके अपने लिए एक अल्टीमेट बॉडी बना ली है जो कि किसी काम की नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। वो अपनी उस अल्टीमेट बॉडी से जितनी बार जेंग के ऊपर अटैक कर रहा है उससे उसको खुद ही को डैमेज मिल रहा है। और अभी भी यही होता है, ये सारी बकवास करते हुए जेंग के ऊपर एक तगड़ा वाला पंच मारता है जिसे जेंग इजीली अपने एक हाथ से रोक लेता है। जेंग उससे बोलता है साले तू बहुत बकवास करता है, सीधे सीधे तू ये कहना चाह रहा है ना कि तू एक कॉकरोच की तरह है। भाई कर दी बेइज्जती, और सिर्फ बेइज्जती ही नहीं करी है उसने, वो टेंकाई का सर पकड़ता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। भाई इम्पैक्ट देख रहे हो, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और टेंकाई उसकी तो हालत खराब हो चुकी है। जेंग उससे बोल रहा होता है बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो खुद को किसी भी कीड़े मकोड़े में बदल ले। और ये बोलते हुए वो टेंकाई की माँ खोद देता है। भाई लिटरली माँ बेने कर दी है उसकी। जरा तुम लोग टेंकाई की हालत देख रहे हो, सांसें निकल चुकी हैं उसकी पूरी तरीके से। और जेंग वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो टेंकाई से बोलता है चल देखते तू इससे रिकवर हो पाता है या नहीं। और ये बोलते हुए वो इतना गंदा पंच मारता है जमीन तो टूट ही जाती है। साथ ही टेंकाई के सामने उसका फ्लैशबैक भी आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि टेंकाई असल में एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास वो सब है जो लोगों को चाहिए होता है, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा रहने को, बट तब भी उसे खुशी नहीं है। और तो उसके पास उसके मॉम डैड भी हैं जो कि उसका काफी ख्याल रखते हैं। बट एक दिन उसके मॉम डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है बिकॉज उसकी मॉम को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड इलीगल ड्रग्स का काम करता है, और इसीलिए फिर वो टेंकाई को उसके बाप के पास छोड़कर अकेली कोरिया चली जाती है। और तो ये सब कुछ ही टेंकाई भी देख रहा होता है जो कि इस वक्त काफी छोटा होता है। देन काफी टाइम बीत जाता है और हम आते हैं उसके स्कूल में, जहाँ पर टेंकाई के टीचर ने उसके बाप के सामने तारीफों के पहाड़ खड़े कर दिए होते हैं बिकॉज टेंकाई
काफी जीनियस होता है, इसीलिए जो सुनकर उसके बाप को काफी खुशी होती है। टेंकाई के बाप उसे घर लेकर जाने लगता है। टेंकाई कार में बैठे अपने बाप को थैंक्स बोल रहा होता है कि वो उसके स्कूल में आया, बट उसका बाप जो है टीचर के सामने खुश लग रहा होता है और यहाँ पर नहीं, और इसलिए वो टेंकाई की बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। बट फिर भी टेंकाई अपने बाप से आगे बोलता है कि आपको लगता है जब मोम को ये बात पता चलेगी कि मैं स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या वो वापस आ जाएंगी? जो सुनकर उसका बाप भड़क जाता है, चुप बे साले, तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, अगर तुझे पता है कि तेरे लिए अच्छा क्या है तो बस अपना सर चुपचाप नीचे कर कर अपनी लाइफ जीता रहे। मैं देख रहा हूँ इसका बाप कुछ अच्छा नहीं है, वो बस टीचर के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये चाहता है कि टेंकाई जिंदगी भर उसका बस गुलाम बन कर रहा है, बेटा नहीं। और ये बात टेंकाई को भी समझ में आ गई होती है कि उसके टैलेंट की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। देन हम आते हैं कुछ दिन बाद पर, जहाँ पर हम देखते हैं टेंकाई को जो कि हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है, बिकॉज उसे किसी तरीके की बीमारी होती है एंड इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, हमें तो नहीं बताई गई। खैर जो भी बीमारी है, हमें तो नर्सेस से पता चलता है कि उस बीमारी की वजह से इसके बाप ने भी इलाज करवाने से मना कर दिया है। भाई मतलब कितना हरामखोर बाप हो सकता है इसका कि भाई एक तो इतनी सारी हराम की कमाई लेकर बैठा हुआ है और ऊपर से अपने बेटे का इलाज भी नहीं करवा सकता, और साला इलाज करवाना तो दूर, उसने तो अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद टेंकाई फिर कोरिया आकर शिफ्ट हो जाता है, उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर गिनमिल्ली और टाइसन रहते हैं। और तो अपनी बीमारी को थैंक्स बोल रहा था बिकॉज उसकी वजह से उसको अपने बाप से छुटकारा जो मिल गया। और फिर इस जगह पर आकर टेंकाई ने अपनी पढ़ाई का सही यूज किया। उसने अपनी इस बीमारी के लिए और खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दी ताकि वो बना सके अपना वो मास्टरपीस। और एक दिन वो आ गया जब उसने अपने मास्टरपीस को क्रिएट कर लिया। उसने एक ऐसा केमिकल बनाया जिससे उसको मिल गई उसकी वो अल्टीमेट बॉडी, जो कि जेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी हम देखते हैं जेंग को, जो कि इसका पैर पकड़कर इसको इतना गंदा धोबी पछाड़ मारता है कि ये बंदा पूरे कमरे में बाउंस होता हुआ घिसटता हुआ जाता है। भाई लिटरली तुम इस पैनल को देखकर समझ जाओगे क्या मारा है जेंग ने इसको, साला बॉल की तरह बाउंस कर दिया है। अभी टेंकाई एक दीवार में जाकर घुस जाता है, देन जेंग उसके पास एक कोल्ड डेथ वॉक करता हुआ आता है। और तुम जरा जमीन की हालत देखो भाई, क्या कर दिया इसने, ऐसा लग रहा है मिनी ड्रैगन बॉल वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। खैर अभी हम देखते हैं कि टेंकाई की पूरी तरीके से मड़ी पड़ी होती है। वो यही सोच रहा होता है कि ये बंदा एक मॉन्स्टर है बिकॉज ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ऊपर निकला। हम देखते हैं कि जेंग उसके पास आ गया होता है बट वो उसे कुछ करता नहीं है बिकॉज उसे इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका जो लेना देना है वो टाइसन से, इसीलिए वो उसको इग्नोर मारकर वहां से जाने लगता है। तो वो टेंकाई की तारीफ भी कर रहा होता है बिकॉज उसने इसको काफी देर तक रोके जो रखा। बट अभी जेंग यहाँ से कहीं जा पाता उससे पहले ही टेंकाई उसका पैर पकड़ता है और उसकी बॉडी में सीधा एक ड्रग इंजेक्ट कर देता है ताकि वो जेंग को थोड़ा और स्लो कर सके। ये देखकर जेंग उसमें एक लात मारता है बट टेंकाई वो जल्दी से पीछे की ओर हो लेता है। टेंकाई उसे बोलता है मेरा काम बस यहीं तक के लिए था, नाउ माय जॉब इज डन हियर, इन द एंड तुझे हमारा वो दिया हुआ ऑफर लेना ही पड़ेगा। बट जेंग उसे इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेंग उससे बोलता है बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू और तेरा ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम लोग ना हरा पाने वाले मुझे मुन्ना। ये बोलते वो टेंकाई का सर पकड़ता और खत्म खेल टेंकाई का। देन अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है गिल्सू और केंग पर, और केंग ने इस वक्त गिल्सू की काफी गंदी तरीके से मार ली होती है। केंग गिल्सू का मजाक उड़ा रहा होता है कि साले तू तो अब भी नहीं बदला, इसलिए तो तुझे मारने में इतना मजा आता है। बट गिल्सू वो उसे थैंक्स बोलता है बिकॉज उसके वजह से ही तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है। और अभी गिल्सू की बातें सुनकर केंग उससे बोलता है साले तुझे क्या लगता है तू इस कहानी का मेन कैरेक्टर है? वेल हाँ वो है, वही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर। केंग उससे बोल रहा होता है बेटा तैयार हो जा, आज तू मरने वाला है। गिल्सू से बोलता है ना मुन्ना तू ना मार पाने वाला मुझे। जो सुनकर केंग काफी भड़क जाता है, वो अंधाधुन गिल्सू के ऊपर चाकू चलाना शुरू कर देता है क्योंकि गिल्सू उससे बच रहा होता है, इसलिए केंग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि साले क्या हुआ अभी तो बड़ा टफ बन रहा था, भक्का है कोरिया है। सुनकर गिल्सू पहले केंग पर पंच थ्रो करता है, फिर उसे बोलता है कि तू तो बड़ा टफ है ना, तो तू काहे को तलवार से फाइट कर रहा है? व्हाट द हेक, तलवार कहाँ है भाई तलवार? खैर अभी केंग उससे बोलता है अच्छा तो ये बात है, अरेना में लड़ लड़ के तू रियलिटी को भूल गया क्या? ये बोलते वो गिल्सू के अंदर सीधा चाकू घुसाने की ट्राई करता है बट गिल्सू इन मोमेंट पर पीछे की ओर बेंड होकर उससे बच जाता है, वरना वो तो गया था। लेकिन गिल्सू इस वक्त एक कॉर्नर में आ गया होता है जिसका एडवांटेज इस वक्त केंग उठाता है। अभी केंग गिल्सू से बोल रहा होता है बेटा लाइफ बड़ी अनफेयर है एंड यही सच्चाई है, तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमेशा नीचे रहेंगे और मेरे जैसे लोग हमेशा टॉप पर रूल करेंगे। ये बोलते वो गिल्सू के अंदर नाइफ घुसा देता है और गिल्सू का खेल खत्म। क्या तुम्हें सच में लगा उसका खेल खत्म होगा? सालो अभी तो बताया मेन कैरेक्टर है वो। गिल्सू ने अभी केंग का नाइफ अपने हाथों से पकड़ लिया होता है और तो वो केंग से बोल रहा होता है कि बेटा अगर ये रियलिटी है ना तेरी नजरों में तो मैं पूरी रियलिटी को ही चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सही कहा बिकॉज यू आर द मेन कैरेक्टर। खैर अभी वो केंग के मुंह पे मुक्का मारकर उससे वो चाकू छीन लेता है और केंग को लग रहा होता है कि अब गिल्सू उसमें चाकू मारेगा, बट हमारा लोंडा ऐसा नहीं है। वो उस चाकू को अपने मुंह में दबाता है और अपनी शर्ट फाड़कर अपने हाथ पर लपेटना शुरू कर देता है बिकॉज चाकू पकड़ने की वजह से उसके हाथ में कट लग गया होता है। अभी गिल्सू केंग से बोल रहा होता है बेटा मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने क्या बर्दाश्त किया है, तूने जो किया है उसके बदले में तुझे क्या पे करना पड़ेगा वो तुझे अब भी पता चलेगा। और फिर इसके बाद गिल्सू उससे जी पे करवा लेता है। तो खैर गिल्सू उसके साथ क्या करता है या वो गिल्सू के साथ क्या करने वाला है वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वेट 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 वेट, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है, अभी जरा मुझे तुम्हारे लिए नेक्स्ट पार्ट की भी तो हाइप बनाना है और साथ ही तुम्हें एक गुड न्यूज भी देनी है। तो खैर पहले हाइप बनाते हैं। तो अभी तक हमने इस मांगा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स देखे मैंने उनमें से किसी एक कैरेक्टर को भी लुकिज्म के किसी कैरेक्टर से कंपेयर नहीं किया है बिकॉज मुझे पता है वहां पर जो कैरेक्टर्स है वो ओवर
पावर्ड है यार। बट नेक्स्ट पार्ट में जो कैरेक्टर हम देखने वाले हैं वो सीधा गन की लेवल का है। और मैं ये बात हवा में नहीं फेंक रहा हूँ मेरे भाई। तुम्हें लगता होगा कि जेंग इस मांगा का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बट नहीं। अगर मुझे जेंग को लुकिज्म के किसी कैरेक्टर से कंपेयर करना पड़ता है तो मैं उसे जेरी से करना चाहूंगा। बट अब जो कैरेक्टर आने वाला है वो भाई गन को भी डिफीट कर सकता है। हालांकि ये दोनों मांगा अलग अलग है, बट मुझे क्या है कीड़ा काटता है लोगों का कंपैरिजन करने में। और हाँ, एक बात और, उस कैरेक्टर के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है कि जो तुम देखोगे ना तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम खुद कहोगे कि भाई तूने इस बंदे को गन से कंपेयर करके बहुत सही किया। वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि वो कैरेक्टर हनाई केंग है, केंग का बड़ा भाई, बट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उसके बारे में वो उससे भी ज्यादा ऊपर निकल गया। तो खैर यही थी हाइप। अब जरा गुड न्यूज सुनाई जाए तुम्हें। और गुड न्यूज ये है कि जो 3 चैप्टर्स मैंने 2 हफ्ते पहले 2.5 हफ्ते पहले पैसे देकर परचेस किए थे वो अनलॉक हो गए फ्री में। हाँ, तुमने सही समझा। मतलब वो जो 3 चैप्टर्स है ना जिनका मैं पेनल्स नहीं दिखा सकता था, अब मैं उनके भी पेनल्स दिखा सकता हूँ। बट मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट दिखाते हो ना तो मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है। फिर बस तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे लिए काफी है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही था। मैं तुमसे मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।